Hello everyone, hello guys, how you doing all? I hope you all are doing very great and सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रखे होंगे. So guys, if you are a new student on this channel, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, पहली बार हमारे चैनल पे आई है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्या कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको इसके ऊपर होने वाली 9th क्लास की या अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो दोनों केसेस में आप क्या कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो, तो आपको मिलते हैं यहाँ पे लाइव क्लास. आप डेली क्या कर सकते हो, लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. मोर देन 18 प्लस एजुकेटर्स इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर टीच करते हैं 9th और 10th के बच्चों को. तो अगर आप 9th के स्टूडेंट है, अगर आप 10th के स्टूडेंट है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में चैनल की लिंक को शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि यहाँ पे क्या किया जाता है. लाइव क्लासेस होती है हर टीचर की, हर सब्जेक्ट्स की, आपके 9th और 10th के जितने भी टॉपिक्स है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, उसके ऊपर आपकी लाइव क्लासेस होती है. उन क्लासेस को आप अटेंड कर सकते हो और आज ही घर बैठे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो. सो गाइस, इस चैनल पे आपको मिलेंगे टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेटर्स, टॉप क्वालिटी ऑफ कंटेंट एंड अ वेरी वेरी ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस. अपने बारे में थोड़ा बता दूं, मेरा नाम है देवांशु गुप्ता और मैं आपको पढ़ाता हूं इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर बायोलॉजी. सीबीएसई 9th और 10th के बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ बायोलॉजी. अपने बारे में अगर थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर से. पिछले 2.5 सालों से मैं एज ए फैकल्टी, एज ए टीचिंग लाइन में हूँ. Right now, I work as a faculty in a coaching institute of Kota and also I am a plus educator on the Unacademy app. Unacademy के प्लस सेक्शन में मेरे कोर्सेज अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो. मैंने अभी तक नीट के बच्चों को पढ़ाया है, एम्स के लिए बच्चों को पढ़ाया है, एनटीएससी, आईजेएसओ, ओलंपियाड्स और सीबीएसई बोर्ड्स के लिए बच्चों को अभी तक मैं पढ़ाया हूँ, अभी तक उनको मेंटर किया है. तो अगर आप भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो, मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो. रोज 3:30 बजे मेरी यूट्यूब के ऊपर क्लास होती है. और गाइस, अगर आप अनअकैडमी के स्पेशल ऐप के ऊपर अगर मुझसे पढ़ना चाहते हो तो ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक है, आपको जाके क्या करना है, सिंपली फॉलो कर लेना है. वहां पे मैं मल्टीपल सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ. आई टीच बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स ओवर देयर ऑल्सो. सो आप क्या कर सकते हो, तीनों सब्जेक्ट्स और उसके अलावा सोशल साइंस भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप मुझसे पढ़ सकते हो. उसके लिए आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करना है, जाके मुझे फॉलो करना है और आपको सिंपली मेरी जितनी भी क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस, उनको आप, उनके नोटिफिकेशन आपको आते रहेंगे और आप उनको इजीली अटेंड कर सकते हो. ठीक है, चलो गाइस, तो हमने पार्ट 1 इसका कर लिया था. पार्ट 1 में हमने क्या किया है, पार्ट 1 में हमने क्या किया है, न्यूट्रिशन. ठीक है, न्यूट्रिशन को हमने कवर किया है और हमने रेस्पिरेशन को किया है कवर. 3.5 घंटे का वो सेशन है अप्रोक्सीमेटली, तो उसको देख लीजिएगा. अगर अभी आपने नहीं देखा है तो क्या कीजिएगा, बाद में उसको देख लीजिएगा. लाइफ प्रोसेसेस के दो इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे जो हमने पढ़ चुके हैं अभी तक. न्यूट्रिशन को पूरा मैंने डिटेल में कवर किया है और रेस्पिरेशन को भी पूरा डिटेल में कवर किया है. तो गाइस, प्लीज वॉच दैट पर्टिकुलर पार्ट 1 आल्सो. दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स ऑफ द सीबीएसई बोर्ड्स के लिए हम जो भी की कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, वो पढ़ने वाले हैं. तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आपके अलग अलग पार्ट में क्या आते जाएंगे, वीडियोस आते जाएंगे और आपको उनको सिंपली पढ़ना है, उनको देखना है, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. मैं पूरी डिटेल में एक एक चीज को समझाने वाला हूँ. ठीक है, तो गाइस, मैं वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ अनअकैडमी के बारे में. दैट अनअकैडमी इज द लार्जेस्ट लर्निंग ऐप ऑफ द इंडिया. ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है आपका इंडिया का. अगर आप किसी चीज की एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप सिंपली इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के साथ उसको स्टार्ट कर सकते हो, उसकी प्रिपरेशन. यस गाइस, अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट है, अगर आप सीबीएसई 9th के स्टूडेंट है, तो आप अपनी कोचिंग के लिए, अगर आप अपनी प्रिपरेशन के लिए सीबीएसई क्लास 10th या 9th के स्टूडेंट हो, तो आप प्लस को ज्वाइन कर सकते हो. अगर आप प्लस को ज्वाइन करते हैं तो आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं. वो बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस. आपको क्या मिलती है, डेली लाइव क्लासेस मिलती है. इनमें आप अपने एजुकेटर के साथ चैट कर सकते हैं, उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ डिस्कशन में एंगेज हो सकते हैं, उनसे डाउट्स पूछ सकते हैं. ठीक है, उनके पोल्स का आंसर कर सकते हो. तो आपको एक रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस मिलेगा. कैसा मिलेगा बेटा, एक रियल क्लासरूम का एक्सपीरियंस मिलेगा. दूसरा, आपको अननेसेसरी कहीं ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है. आपके फोन में, आपके लैपटॉप में पूरी की पूरी कोचिंग अवेलेबल है. अनअकैडमी का एक्सेस अवेलेबल है, आप 24/7 कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं. सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है, अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए अगर आप अनअकैडमी मोबाइल पे ऊपर क्लास लेना चाहते हो. और अगर आप लैपटॉप के ऊपर लेना चाहते हो तो जाइए सीधे www.unacademy.com पे और आप वहां से क्या कर सकते हो, क्लासेस को एक्सेस कर सकते हो. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल टाइम शेड्यूल होता है. आप दिन के 24 घंटे में कभी भी पढ़ सकते हो. देर इज नो कंपल्शन. आप क्या कर सकते हो, अगर आप
कि क्लास कोई मिस हो जाती है तो आप उसको रिकॉर्डिंग में भी देख सकते हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको 24/7 यहाँ पे सर्विस अवेलेबल होती है। अगर आप देखोगे तो आपको मिलते हैं लाइव टेस्ट और क्विजेस, जो भी आप पढ़ते हो अनअकैडमी ऐप के ऊपर, प्लस के ऊपर, या फिर अपने स्कूल में पढ़ा है तो आप क्या कर सकते हो, उस टॉपिक के ऊपर अपनी प्रिपरेशन को चेक करने के लिए टेस्ट दे सकते हो, और टेस्ट में आपका जो परफॉर्मेंस मिलता है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को आप चेक कर सकते हो। आपको मिलते हैं स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज में आपको कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं सबसे पहले, बिकॉज कॉन्सेप्ट इज द बेसिक, ठीक है, आपको सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाएंगे। उसके अलावा फिर आपके क्या होंगे, जो भी डाउट सेशंस होते हैं उसके लिए डाउट क्लासेस लगती है, फिर आपके टेस्ट होते हैं, ठीक है, फिर आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कराए जाते हैं जब पूरा टॉपिक हो जाता है, तो एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट और एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं, वो पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए जाते हैं। इस तरीके से कोर्स को स्ट्रक्चर किया जाता है ताकि आपको क्या मिले, उसका मैक्सिमम आउटपुट उस पर्टिकुलर टॉपिक का मिल पाए। बोर्ड्स में किस तरह के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए उस टॉपिक से, ये भी आपके साथ डिस्कशन मिलता है, तो आपको एक आइडिया मिलता है कि आपको किस तरीके से टॉपिक को प्रिपेयर करना है। और आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस। इसके थ्रू क्या मिलता है बेटा, इसके थ्रू आपको वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाती है जो मतलब बेस्ट है और बेस्ट है, ठीक है। मतलब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो भी क्लासेस होती है वो आपकी क्या होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर के फॉर्म में अवेलेबल होती है, आप उसको अनलिमिटेड नंबर टाइम तक क्या कर सकते हो, देख सकते हो, कोई कंपल्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे कि आप इतनी ही बार देख सकते हो, आपका मन जितनी बार पढ़े, जितनी बार अगर आपको डाउट आए, जब तक आपका कॉन्सेप्ट का क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो जाए तब तक आप उन क्लासेस को देख सकते हो, ठीक है। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट एरियाज आर गोइंग टू टीच यू। अलग अलग सब्जेक्ट्स के अलग अलग टॉप लेजेंडरी टीचर्स, टॉप लेजेंडरी एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं आपको तो दीपक सर इज ही हैज बीन टीचिंग फ्रॉम द लास्ट 32 इयर्स। पिछले 32 सालों से क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ्स पढ़ा रहे हैं, तो ही एग्जैक्टली नो कि मैथ्स के किस किस पोर्शन में से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके का गाइडेंस आपको जरूरत पड़ती है। तो एक आपको कौन बता सकता है, एक इतना वेल एक्सपीरियंस टीचर ही आपको बता सकता है जिसको इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो इंडिया के लीजेंडरी टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। इन लीजेंडरी टीचर्स से आप पढ़ने का मौका प्राप्त मिल सकता है आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर। और आपको क्या मिलता है, हर सिलेबस, ठीक है, आपका मैथ्स का सिलेबस हो, साइंस का सिलेबस हो, हिंदी का सिलेबस हो, साइंस का सिलेबस और इंग्लिश का सिलेबस हो, पांचों पेपर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 10th के, तो पांचों के पांचों ही आपके सिलेबस, पांचों सब्जेक्ट का सिलेबस कवर कराया जाएगा फ्रॉम ए टू जेड, मतलब पहले पार्ट से लेके आपका लास्ट वर्ड तक आपका कवर कराया जाएगा। कुछ भी आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपका चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, पांचों सब्जेक्ट ही आपका रिजल्ट डिसाइड करते हैं। तो पांचों सब्जेक्ट के ऊपर इक्वली यहाँ पे इंपॉर्टेंस देके इक्वली आपका क्या होता है, पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप 12 मंथ का प्लान या 24 मंथ का प्लान, 36 मंथ का प्लान या 48 मंथ का प्लान चूज कर सकते हो। अगर आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप 24 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ या 36 मंथ का क्या चुन सकते हो, प्लान चूज करते सकते हो। अगर आप यहाँ को डाउट रहेगा कि सर ये क्या बात कर रहे हो, मतलब 12 महीने तो बचे ही नहीं अभी 10th के एग्जाम में, फिर 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेके क्या करें, तो बेटा उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका 10th के बाद वही सब्सक्रिप्शन आपका 11th में काम आ जाएगा। और आप अगर 24 मंथ का लोगे तो 11th के बाद होने के बाद 10th 11th होने के बाद वो आपका 12th में काम हो जाएगा। इस तरीके से आपका सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको सिंपली क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त मेरा कोड यूज कर लेना है, तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दैट डिस्काउंट विल बी, ठीक है। तो आपकी फीस के ऊपर मत जाइएगा, इस फीस बहुत नॉमिनल है। अगर आप 12 महीने के हिसाब से देखते हो तो आपका कितना 1125 रुपये पड़ता है पर महीने के हिसाब से, जिसमें आपके पांचों सब्जेक्ट्स आपको प्रिपेयर करे जाएंगे। जब आप 11th में आ जाओगे तो भी आपकी फीस उतनी ही रहेगी, मतलब आपके जो आपका सिलेबस अब बढ़ जाएगा लेकिन आपसे फीस उतनी ही ली जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, जितना लंबा आप प्लान चूज करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा। और गाइस आपको सिंपली क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलो तो गाइस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, इस कोड को यूज करिए और अपनी बिना रुकावट के अपनी प्रिपरेशन को एंजॉय कीजिए अनअकैडमी प्लस के ऊपर, ठीक। क्या डिस्कस करने वाले हैं गाइस, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमको पढ़ना क्या क्या है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है सारा, कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक से हमको आज के सेशन में, आज के लेसन में पढ़ना है। अब कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है, तो फोटोसिंथेसिस से पढ़ना है हमको पहला टॉपिक। तो इसके अंदर भी कुछ टॉपिक्स है जिसकी, जैसे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या होती है,
कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में होते हैं, स्टोमेटा क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, मतलब कैसा वो दिखता है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं। फिर हमको पढ़ना है रॉ मटेरियल्स इन फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से ऐसी चीज़ों की हमको ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद हमको पढ़ना है क्या गाइस, इवेंट्स इन दी फोटोसिंथेसिस, मतलब जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स होती है, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसको हमको पढ़ना जरूरी है। तो ये हमको क्या पढ़ना है गाइस, फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ना है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, अब दूसरा जो है वो क्या है, थोड़ा आपका प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटी है। प्रैक्टिकल बेस्ड एक्टिविटी है मतलब ये आपको क्या शो करेगी, ये आपको बताएगी कि फोटोसिंथेसिस में जो रॉ मटेरियल्स यूज होते हैं उनका क्या नेसेसिटी होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, क्यों वो ज़रूरी होते हैं और किस तरीके से अगर वो प्लांट्स को नहीं मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस किस तरीके से अफेक्ट होता है। तो ये हमको सेकंड पार्ट में पढ़ना है। ये थोड़ा किस तरीके से आपका प्रैक्टिकल वर्क है, मतलब लैब वगैरह में आप क्या कर सकते हो अपने स्कूल के, उसमें आप कर सकते हो। लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे एक बार डिस्कस करना चाहूँगा, आपको समझाना चाहूँगा कि सनलाइट किस लिए और किस तरीके से एसेंशियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरीके से एसेंशियल होता है, और साथ ही साथ वाटर किस तरीके से एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में या प्रोसेस में। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक आज का, दैट इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है, तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। दैट इज फर्स्ट, प्लांट आर दी ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। ऑटोट्रॉफिक मतलब क्या होता है गाइस, याद कीजिए, रिकॉल कीजिए, क्या पढ़ा था हमने फर्स्ट पार्ट में, ऑटोट्रॉफ्स आर दी organism which can prepare their own food or which can synthesize their own food by the simple inorganic molecules in the presence of sunlight। उनको क्या कहते थे हम, ऑटोट्रॉफ्स कहते थे। तो प्लांट्स क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफिक मतलब वो क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं, किसकी मदद से, बताइए गाइस, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लाइक CO2 एंड वाटर। तो आपको याद आया, इस तरीके से आपको चीजें लिंक करके पढ़ना है जो हमने पहले पढ़ रखी है उसको, मतलब आपको ऑटोट्रॉफिक से आपको पूरा कॉन्सेप्ट याद आ गया। इसीलिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में बताया था कि आपको रूट वर्ड्स को हमेशा याद करना है। रूट वर्ड्स आप हमेशा याद रखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में और अच्छे से याद रखने में क्या होगी, आसानी रहेगी। सो गाइस दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेंस दे आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। मतलब ये क्या कर रहे हैं गाइस, अपना खाना खुद बना सक रहे हैं। ठीक है, इनमें वो एबिलिटी है कि ये क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं। अब आप ये मत कहिएगा सर हम भी तो अपना खाना खुद से बनाते हैं, हमारे घर में रोटी बनती है, चावल बनती है, दाल बनती है, सब्जी बनती है, तो वो कोई और थोड़ी बनाता है, वो भी तो हम ही बनाते हैं, हमारे घर के फैमिली मेंबर ही बनाते हैं। तो गाइस दैट इज नॉट ट्रू। एक्चुअली उसमें क्या कर रहे हैं, हम प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। मतलब किसको प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो प्लांट्स ने क्या किया है, अपना खाना बना के जो आपको क्या दिया है, फूड ग्रेन्स दिए हैं, उनको आप यूज कर रहे हो। सो दीज आर नॉट प्रोड्यूस बाय यूअर्स। ठीक है, आपके द्वारा वो क्या किए हैं, प्रोड्यूस नहीं किए गए, वो किसके द्वारा किए गए हैं, प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस किए गए। आप बस उसको क्या कर रहे हो, अदर अदर वेराइटी में अदर अदर तरीके से क्या कर रहे हो, उसको यूज कर रहे हो। तो आपको उसको क्या कर रहे हो, यूटिलाइज कर रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट द प्रोड्यूसर्स, यू आर द कंज्यूमर्स। किसके कंज्यूमर हो आप, प्लांट्स के प्रोडक्ट्स के। तो आपको समझ में आया प्रोड्यूसर्स किसको कहते हैं, प्रोड्यूसर्स आर दोज हु कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड लाइक प्लांट्स। प्लांट्स क्या कर सकते हैं, अपना खाना खुद से बना सकते हैं। सो इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, प्रोड्यूसर्स। और जो अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, दो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड नीड्स के लिए, उनको कहा जाता है कंज्यूमर्स। गाइस इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे। आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, प्रोड्यूसर्स के बारे में, कंज्यूमर्स के बारे में। तो सिंपली वही लॉजिक यहाँ पे हमको लगाना है, वही हमको कॉन्सेप्ट याद रखना है। दे कंटेन ए ग्रीन पिगमेंट विच कैन क्लोरोफिल, विच इज क्लोरोफिल। ठीक है, क्या है, इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है, किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल। विच कैन ट्रैप सोलर एनर्जी, किसको, वो क्या कर लेता है, अपनी जो सोलर एनर्जी आ रही है सन की तरफ से, ठीक है, उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब किसको कन्वर्ट कर रहा है, सोलर एनर्जी को कन्वर्ट कर रहा है केमिकल एनर्जी में, किसकी मदद से, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की मदद से। कौन कर रहे हैं, ऑटोट्रॉफ्स या फिर प्लांट्स। तो इससे क्या बना लेते हैं, वो अपना खाना बना लेते हैं, और उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सिंपल गाइस, समझ में आया क्या होता है। इनके अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है,
सोलर एनर्जी जो भी आ रही है, सनलाइट आ रही है, उसको क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है, और उसको कन्वर्ट कर देता है केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी मतलब उसको फूड की फॉर्म में कन्वर्ट करके उसको क्या करता है, फूड बना के दे देता है प्लांट को। तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। इज दैट अंडरस्टूड गाइस? समझ में आ रहा है? काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। अब गाइस फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन क्या होती है, इसको हम समझ लेते हैं। सिंपल भाषा में तो हमने समझ लिया क्या होता है, कि सनलाइट की मदद से क्या करना, खाना बना लेना, उसको क्या कह दिया हमने, फोटोसिंथेसिस कह दिया। चलो अब डिस्कस करते हैं इसको और अच्छे से डिटेल में क्या होती है। तो इसके जो फोटोसिंथेसिस के पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन, मतलब आखिर में फोटोसिंथेसिस है क्या, हमको क्या पढ़ना है और क्या ये टॉपिक है, इसके बारे में हमको यहाँ पे डेफिनेशन पढ़नी, मतलब इसका मतलब एक्चुअली है क्या। तो गाइस फोटोसिंथेसिस को हम ब्रेक करेंगे, ये जो वर्ड है ना फोटोसिंथेसिस, इसको ब्रेक करके इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि फोटोसिंथेसिस आखिर में है क्या। तो फोटो का जो मतलब होता है, क्या होता है गाइस, लाइट। आपको दिख रहा है यहाँ पे हाईलाइटेड, ठीक है। तो फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटोन आपने नाम सुना होगा क्लास 9th में और क्लास 10th की अपनी फिजिक्स में। फोटोन क्या होते हैं, दे आर दी बंडल्स ऑफ लाइट और अ पैकेट ऑफ एनर्जी। क्या होते हैं, पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे मतलब है, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो आपका वो नहीं जो आप क्या करते हो, मोबाइल में रखते हो, वो वाला फोटो नहीं। सिर्फ फोटो का मतलब होता है लाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना, ठीक है। टू बिल्ड मतलब उसके द्वारा बनाना। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया, बिल्डिंग अप बाय लाइट। किसके द्वारा बना रहे हैं, यहाँ पे लाइट की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं। तो थस फोटोसिंथेसिस मींस बिल्डिंग अप बाय लाइट, मतलब किसकी मदद से, लाइट की मदद से। गाइस मैं बार बार रिपीट इसलिए करूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो भी कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे अपने माइंड में क्या हो जाए, फिट हो जाए। आपको सब कुछ क्या रहे, यहीं पे समझ में आ जाए, आपको घर पे जाके वापस से क्या, क्लास को वापस से देखने की जरूरत ना पड़े। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आप लोगों के लिए बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार बोलूंगा, और आपको यही चाहूंगा कि आप क्या कर सके, सारे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके, उसकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सके, और साथ ही साथ क्या कर सके, उसको माइंड में हमेशा के लिए मेमोराइज कर ले, फिट कर ले, ताकि आपको एग्जाम में, आप लेटर डेज में, फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे, कोई आपका कॉन्सेप्ट वीक ना पड़े। तो इसीलिए आपको बार बार ध्यान देने की जरूरत है। अच्छे से क्लास में ध्यान लगा के रखिए। अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ तो ऐसा मत सोचिए सर एक ही चीज़ को रिपीट कर रहे हैं। इट्स फॉर यूर बेनिफिट ओनली, ठीक है। क्योंकि क्या, बार बार अगर मैं बोलूंगा तो आपके दिमाग में क्या होगा, अच्छे से कॉन्सेप्ट बातें जाएगी मेरी, और आपको क्या हो जाएगा, वो चीज़ लर्न हो जाएगी यहीं पे बैठे बैठे। तो गाइस कंटिन्यू करते हैं, वापस टॉपिक पे आते हैं। तो द synthesis of organic material, organic compounds like glucose from simple inorganic molecules like carbon dioxide and water by the cells of green plant having chlorophyll in the presence of sunlight is called as photosynthesis। किसका सिंथेसिस कर रहे हैं हम यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम जैसे कि क्या हो गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज का हम सिंथेसिस कर रहे हैं किसके द्वारा, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कौन कौन से हमारे पास यहाँ पे, CO2 और H2O। अब ये तो किसका सिंथेसिस कर रहे हैं हम, ग्लूकोज का सिंथेसिस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। किसके मदद के द्वारा, बाय द सेल्स ऑफ ग्रीन प्लांट्स, मतलब जो भी आपके हरे पेड़ पौधे हैं या फिर ग्रीन प्लांट्स है, उसके जो कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। उसकी क्लोरोफिल की मदद से हम क्या कर रहे हैं, CO2 और H2O से मिलकर हम क्या बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं। किसकी प्रेजेंस के अंदर में, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर में। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। सो एक बार और रिपीट करूंगा गाइस में, दैट फॉर्मेशन ऑफ, या फिर किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, ठीक है, इसकी मदद से इन सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के किस चीज को बनाना, ग्लूकोज को बनाना। किसको बनाना गाइस, ग्लूकोज को बनाना। क्या कहा जाता है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाना, क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। सो फोटोसिंथेसिस वाज इज व्हाट, द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक ग्लूकोज फ्रॉम इनऑर्गेनिक simple inorganic molecules like CO2 and water by the cells of green plants having chlorophyll in the presence of sunlight is called as फोटोसिंथेसिस। क्या कहा जाता है गाइस, इसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। समझ में आया? अब डायग्राम पे देखिए, आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ये ग्रीन प्लांट है, ठीक है। ग्रीन प्लांट की ये पत्ती है, पत्ती के अंदर क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, क्लोरोफिल है। अब ये क्लोरोफिल है, ये क्या करेगा, सनलाइट जो आ रही है इस पत्ती के ऊपर गिर रही है, इस सनलाइट को क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा, कैप्चर कर लेगा, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसको कहाँ से मिल जाता है गाइस, बताइए।
तो वाटर तो इसको कहाँ से मिल जाता है, रूट्स जो लेके आती है वहां से इसको क्या मिल जाता है, वाटर मिल जाता है लीव्स तक। जाइलम जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा ना क्लास 9th में कि वाटर का ट्रांसपोर्ट प्लांट में कौन करता है, तो जाइलम टिश्यूज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए रूट में क्या होता है, वाटर एब्जॉर्ब होता है और ये कहाँ जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, ये क्या हुआ, और कार्बन डाइऑक्साइड इसको कहाँ से मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है इसको अपने सराउंडिंग से, अपने इन्वायरमेंट से। तो इस तरीके से इसको क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसको मिल गया यहाँ पे। और क्या हो रही है, सनलाइट तो क्या कंटिन्यूअसली फॉल हो ही रही है, किसके ऊपर, लीफ के ऊपर। तो ये क्लोरोफिल जो पिगमेंट है लीफ के अंदर, ये क्या करेगा गाइस, इस सनलाइट को ट्रैप करेगा और इसके साथ साथ ही क्या, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मदद से ग्लूकोज को बना लेगा। दिख गया गाइस आपको, एक ग्लूकोज बन गया, फूड हमारा क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इस फूड को क्या कर लिया जाता है गाइस, या तो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है अदर ऑर्गन्स तक। अब ये जो लीफ से में बना फूड, ठीक है, अब लीफ तो अकेला पार्ट नहीं होती किसका, प्लांट का। प्लांट में और भी ऐसे पार्ट्स होते हैं लाइक स्टेम, रूट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ठीक है, और क्या होती है, बर्ड्स होती है। तो इन सबको भी खाने की जरूरत होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, सेल्स होते हैं और सेल्स को अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करना होती है। तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की, एनर्जी की। और एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से। तो ये फूड सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे बन रहा है, लीव्स के अंदर बन रहा है। तो लीव्स से कहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, ये अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट किया जाएगा, किसके अंदर, प्लांट के अदर जो पार्ट्स है उसके अंदर ट्रांसपोर्ट किया जाएगा थ्रू द स्पेशल टिश्यू कॉल्ड फ्लोएम। गाइस वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, जाइलम करता है। और फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है गाइस, बताइए, फ्लोएम करता है। पढ़ा होगा ये टिश्यूज आपने क्लास 9 के सेकंड चैप्टर में टिश्यूज में, ठीक है, कि जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेटिव टिश्यूज होते हैं, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। अब गाइस जितना जो फूड जो बन रहा है, फूड तो कंटिन्यूअसली बनेगा दिन भर पूरा, तो क्या होगा, वो ग्लूकोज फिर कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। स्टार्च में कन्वर्ट क्यों होता है, ताकि क्या हो सके, फूड को स्टोर करके रख सके। फूड को स्टोर इसलिए करके रख सके, जब मान लो किसी दिन रात में भी सेल्स को तो क्या होती है, जरूरत पड़ती किस चीज की, एनर्जी की। तो रात में तो अब उनको लाइट मिलेगी नहीं, सन की लाइट, तो उस टाइम पे स्टार्च को यूज किया जाता है एज ए सोर्स ऑफ फूड और टू मीट दी एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ दी सेल्स। तो इस तरीके से ये प्रोसेस होती है गाइस, समझ में आया आपको, आई होप आ गया होगा। अब गाइस सेकंड जो है यहाँ पे हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस जो हो रहा है। अब उसमें हमने ये तो पढ़ लिया कि हमको क्या है, ग्लूकोज बनाना है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से कैसे बनेगा, कितनी जरूरत पड़ेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की, और कैसे बनता है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमने ये भी पढ़ा है अभी कि किसकी जरूरत पड़ती है, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद के द्वारा क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के थ्रू प्लांट्स ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो किस तरीके से ये हो रहा है हम देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने कुछ इक्वेशन लिखी हुई है इस पर्टिकुलर इमेज के अंदर, आपको दिख रहा होगा। अब आप देखिए, सबसे पहले हमने क्या डिस्कस किया कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमने क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं और ऑक्सीजन बना रहे हैं। तो ये तो हमने सिंपल फॉर्मेशन में लिख लिया कि एक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से हमको क्या मिल रहा है, क्लोरोफिल और लाइट की प्रेजेंस में हमको मिल रहा है कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज मिल रहा है और हमको ऑक्सीजन मिल रही है। अब इसको थोड़ा बैलेंस करके देखते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ना, बैलेंसिंग द इक्वेशन, मतलब एक जो भी केमिकल इक्वेशन होती है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, या फिर एक्चुअली क्या होता है, वो बैलेंस इक्वेशन होती है। तो किस तरीके से होता है, तो इन अ बैलेंस फोटोसिंथेटिक इक्वेशन 6 molecules of CO2 and 6 molecules of H2O combines to form 1 molecule of glucose and 6 molecules of O2। गाइस आपको एटम और मोलिक्यूल्स तो पता ही होगा। एटम मतलब क्या होता है, जो सिंगल एटम होता है जिसमें सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट्स पाया जाता है, उस पर्टिकुलर एटम को कहा जाता है क्या, एटम कहा जाता है। लेकिन मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं गाइस, मॉलिक्यूल्स आर दी ग्रुप ऑफ एटम्स, मतलब जिसमें दो से ज्यादा एटम पाया जाए, दो या दो से ज्यादा एटम जब पाए जाते हैं या जो केमिकली बाउंडेड होते हैं, उस चीज को कहा जाता है मॉलिक्यूल्स। तो अब मॉलिक्यूल किसका है, यहाँ पे CO2 के कितने मॉलिक्यूल ले रहे हैं हम, 6 मॉलिक्यूल ले रहे हैं। तो गाइस नीचे की इक्वेशन में देखिए आप, इन द बॉटम यू विल सी दैट 6 CO2 मतलब 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्लस 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ठीक है, मिलके क्या बना रहे हैं गाइस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो दे आर मेकिंग दी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज प्लस
6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। कैसे हुआ गाइस ये आगे हम डिस्कस करेंगे, जब हम इवेंट्स इन फोटोसिंथेसिस को पढ़ेंगे वहां पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपली इतना याद रखना है कि जो इक्वेशन होती है फोटोसिंथेसिस की वो क्या होती है, 6CO2 प्लस 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल gives us the one molecule of glucose that is C6H12O6 plus 6 molecules of O2। हमको क्या मिला गाइस, ये मिला, क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O से मतलब वाटर से हमको क्या मिला, एक मॉलिक्यूल मिला, कौन सा, ग्लूकोज का, कार्बोहाइड्रेट, और हमको क्या मिले, 6 मॉलिक्यूल्स मिले, किसके, ऑक्सीजन के। तो गाइस ये इक्वेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क की में आपसे कभी भी पूछी जा सकती है। ये एग्जामिनर्स का या फिर जो पेपर लेने वाले लोग होते हैं उनका क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट या फिर काफी पसंदीदा क्वेश्चन होता है कि सीधे 1 मार्क में हमको पूछना है, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछ लेते हैं या फिर आपके स्कूल के एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको सिर्फ यह याद रखना है कि 6 मॉलिक्यूल होते हैं CO2 के, 6 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर के, जो किसकी, लाइट या लाइट एनर्जी या फिर सनलाइट की प्रेजेंस और साथ में क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमको क्या देते हैं, एक मॉलिक्यूल देते हैं ग्लूकोज का और साथ में क्या देते हैं, 6 मॉलिक्यूल्स देते हैं ऑक्सीजन के। ठीक है, दिख रहा है गाइस, O2 के आगे 6 लिखा हुआ है मतलब 6 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है मतलब सिंगल मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से क्या होता है, ये इक्वेशन है फोटोसिंथेसिस की जिसमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 हम यूज कर रहे हैं, साथ ही साथ हम क्या यूज कर रहे हैं, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर which are giving us the 1 molecule of glucose and 6 molecules of the O2। तो गाइस देखिए यहाँ पे हमने CO2 और H2O लिया और रिलीज क्या किया हमने, ऑक्सीजन। तो क्या कर रहे हैं प्लांट्स, क्या करते हैं गाइस, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। इसीलिए कहा जाता है आप लोगों से कि हमारा जो है ये इन्वायरमेंट है जिसमें क्या होता है, एटमोस्फियर है हमारा, एटमोस्फियर में हमारे क्या है, 78% हमारे पास क्या है गाइस, नाइट्रोजन है, और 21% हमारे पास ऑक्सीजन है और बाकी अदर गैसेज है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, काफी ज्यादा फॉसिल फ्यूल को बंद करते हैं, एसीज वगैरह का यूज करते हैं, साथ ही साथ हम क्या करते हैं, काफी ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। उसकी वजह से जो हमारा ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो आपको क्या करना है गाइस, और हम क्या कर रहे हैं, साथ ही साथ डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, मतलब पेड़ों की कटाई पे कोई रोक ही नहीं लग रही है। तो इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम था या फिर जो बैलेंस था किस चीज का, एटमॉस्फेयर में गैसेस का, वो क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया है। इसीलिए आजकल इन्वायरमेंटलिस्ट या फिर आपसे सरकारें या फिर पूरे वर्ल्ड में क्या किया जाता है, किस चीज़ के ऊपर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं लोग कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सके, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगा सके ताकि हम क्या कर सके, इस इन्वायरमेंट को बचा सके, इसमें जो गैसेस का क्या है बैलेंस है उसको मेंटेन करके रख सकते हैं। अब बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, जंगलों को क्या करेंगे, सेव करके रखेंगे। तो उससे क्या होगा, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है उससे प्लांट्स क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। तो जो ऑक्सीजन का जो अमाउंट जो हमारी एटमॉस्फेयर में कम हो गया है वो क्या हो जाएगा, वापस से मेंटेन हो जाएगा, वापस से बैलेंस में हो जाएगा हमारा एटमॉस्फेयर। तो आपको भी क्या करना चाहिए गाइस, पेड़ों, आपको साल में कम से कम 2 ऐसे पेड़ तो लगाना ही लगाना चाहिए जिसकी आप क्या कर सके, केयर कर सके। गाइस पेड़ बहुत लोग लगाते हैं, ठीक है, कोई लाखों लाखों पेड़ लगा के चले जाता है, पर सिर्फ पेड़ लगाना ही क्या होता है, सब कुछ नहीं होता है, उसकी केयर भी करना जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, उसको पानी नहीं मिला, उसको जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले तो क्या होगा, फ्यूचर में डेड हो जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना है, आप ये मैसेज जस्ट मैं इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि क्या हो सके, हम एज ए स्टूडेंट ऑफ साइंस क्या कर सके, इन्वायरमेंट को क्या कर सके, कुछ कंट्रीब्यूट कर सके और इसको सेव कर सके, हमारी अर्थ को, हमारी जो मदर अर्थ है, ठीक है, उसके ऊपर जो भी चेंजेस आ रहे हैं, आप देख रहे हो ये जो साइक्लोन आता है, ठीक है, या फिर जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इससे हम क्या कर सके, बच सके, इससे हम क्या कर सके, फाइट कर सके। इस चीज़ के लिए हमको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ क्या लगाना चाहिए, पेड़ लगाना चाहिए ताकि उससे क्या हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या हो सके, रिलीज हो सके और हम हमारी मदर अर्थ को क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो गाइस ये थोड़ा सा सोशल मैसेज था, वापस हम क्या करते हैं, टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो आपने इस पर क्या पढ़ा इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि हम क्या करते हैं गाइस, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O को लेते हैं, उससे क्या होता है, लाइट एनर्जी और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हमको एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिल जाता है और साथ साथ हमको क्या मिलते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब क्या हो रहा है, इसमें रिलीज हो रही है किस चीज़ की, ऑक्सीजन की।
तो गाइज आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वेशन क्या होती है, किस तरीके से कितने मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है एक ग्लूकोज को बनाने में। और ये ग्लूकोज हमको क्या करता है, इसको सेल यूटिलाइज करता है। ये एक फूड की तरह क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है प्लांट्स के अंदर, जिसको कौन यूटिलाइज करते हैं, आपके टिश्यूज और सेल्स यूटिलाइज करते हैं, जिससे आपको उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब गाइस तीसरा हमको जो यहाँ पे पढ़ना है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ दी फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसमें ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं जिसकी हमको जरूरत पड़ती है, कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं ऐसे जरूरी है जिसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। तो पहला तो गाइस फोटो में ही आपको नाम समझ में आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस जो नाम है, अगर उसमें सनलाइट ही नहीं रहेगा, ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस हो सकता है? बिल्कुल डार्क में अगर फोटोसिंथेसिस हो सकता है क्या कोई बताएगा? जो सनलाइट आपको नहीं मिल रही है तो आप फोटोसिंथेसिस हो सकता है? नो, नेवर। फोटोसिंथेसिस कैन नेवर ओकर इन दी डार्क, ठीक है, मतलब बिना सनलाइट की एब्सेंस में, या फिर सॉरी बिना सनलाइट के, या फिर सनलाइट के एब्सेंस में फोटोसिंथेसिस नॉट एबल टू ओकर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फोटो ही नहीं रहेगा, मतलब लाइट ही नहीं मिलेगी, तो प्लांट्स किसको ट्रैप करेंगे और किस तरीके से एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे। तो गाइस देखिए, फॉर प्लांट सन इज द बेसिक सोर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट एनर्जी मतलब आप अभी समर्स में देख रहे होंगे गाइस कि क्या होता है, काफी ज्यादा तीखी धूप रहती है, इतनी हॉट टेम्परेचर होता है, किसकी वजह से हो रहा है? ये जो सनलाइट फॉल हो रही है किसके ऊपर, हमारी अर्थ के ऊपर। हमारी अर्थ के ऊपर क्या हो रही है, सनलाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है। सनलाइट हमारी अर्थ के ऊपर फॉल हो रही है, तो इससे क्या होता है, हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसीलिए हमको समर्स में क्या होती है, काफी ज्यादा गर्मी लगती है। तो प्लांट्स के लिए क्या है, प्लांट्स के लिए जो एनर्जी का सोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, सन है। क्यों है सन? क्योंकि सन से उनको क्या मिलती है, कंटिन्यूअसली एनर्जी मिलती रहती है पूरा दिन भर। अब प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स यूटिलाइज द लाइट इन द विजिबल रीजन। विजिबल रीजन आपने पढ़े होंगे गाइस, लाइट के कौन कौन से होते हैं रीजन, आप पढ़ोगे क्लास 10th में अलग अलग। कुछ ऐसे रीजन होते हैं जैसे यूवी रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है, और एक विजिबल रीजन होता है। विजिबल रीजन मतलब ऐसी लाइट जिसको हम देख सकते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है विजिबल रीजन। तो सोलर स्पेक्ट्रा है हमारा, जिसमें अलग अलग रीजन होते हैं, कौन कौन से, यूवी रीजन होता है, इंफ्रारेड रीजन होता है, और विजिबल रीजन होता है, ठीक है। तो उसके अंदर हमको क्या करना है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, एसी लाइट को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, जो 400 नैनोमीटर, मतलब जिसकी वेवलेंथ कितनी होती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब गाइस ये आपके फिजिक्स के थोड़े कॉन्सेप्ट है, तो आई होप आप वहाँ पे रेफर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा वेवलेंथ क्या होती है, नैनोमीटर क्या होता है। तो नैनोमीटर क्या होता है, नैनोमीटर इज जस्ट अ यूनिट ऑफ मीटर, मतलब जो मीटर से काफ़ी काफ़ी 10⁻⁹ क्या होता है, इतना छोटा होता है, इसको क्या कहा जाता है, नैनोमीटर कहा जाता है। तो मैं ये एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी, वेवलेंथ आप रिफर कर लेना क्या होती है। तो प्लांट्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, कि जो हमारा सोलर स्पेक्ट्रा है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसमें विजिबल रीजन के अंदर की जो लाइट है, कितनी लाइट, जिसकी रेंज किसके बीच में आती है, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में जो रेंज आती है, उस रेंज की लाइट को क्या करते हैं प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सनलाइट कौन सी यूज कर रहे हैं गाइस, 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की सनलाइट को यूज कर रहे हैं विजिबल रीजन की। अब विजिबल रीजन कंसिस्ट ऑफ व्हाइट लाइट, विजिबल रीजन में कौन होता है, व्हाइट लाइट होती है। व्हाइट लाइट क्या होती है, तो व्हाइट एक्चुअली लाइट व्हाइट नहीं होती, लाइट इज अ मिक्सचर ऑफ 7 लाइट, मतलब 7 लाइट्स का मिक्सचर होती है, लेकिन वो हमको दिखती किस तरीके से है, व्हाइट दिखती है। और ये सातों लाइट्स क्या होती है, डिफरेंट वेवलेंथ की होती है। डिफरेंट मतलब इन सब की क्या होती है, वेवलेंथ जो होती है वो किसी की ज्यादा होती है तो किसी की कम होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये मिक्सचर होता है क्या, व्हाइट लाइट, जिसके अंदर क्या होता है, जो प्लांट्स को मिलता है किससे, सन से। तो ये क्या होता है, मिक्सचर होता है डिफरेंट वेवलेंस का। अब इसमें देखिए गाइस, जो आपको बताया है यहाँ पे कि जो 7 लाइट्स है वो कौन कौन सी होती है, आपने पढ़ा है विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट। विबग्योर मतलब वॉयलेट, वी फॉर वॉयलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। तो इस तरीके से ये 7 लाइट्स का मिक्सचर होता है व्हाइट लाइट, जिसमें आपका जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके अंदर होता है, रेड रीजन के अंदर होता है। किसके अंदर होता है गाइस, रेड रीजन के अंदर होता है। और मिनिमम जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किसके अंदर होता है, ग्रीन रीजन के अंदर। अब ऐसा क्यों है कि ग्रीन रीजन के अंदर बहुत कम हो रहा है, तो ग्रीन रीजन के अंदर बहुत कम इसलिए होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स है,
सॉरी ग्रीन जो आपके प्लांट्स होते हैं जिसके ग्रीन पार्ट्स होते हैं, लाइक लीव्स हो गई, स्टेम्स हो गई, जो ग्रीन होती है थोड़ी, वो क्या करते हैं, जो भी ग्रीन लाइट आती है, ठीक है, इस मिक्सचर में से जो भी ग्रीन लाइट आती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। रिफ्लेक्ट मतलब उसको एब्जॉर्ब नहीं करते, उसको ट्रैप नहीं करते, उसको सीधा क्या कर देते हैं, जो भी लाइट आ रही है ग्रीन लाइट उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं। इसकी वजह से इसमें इस पर्टिकुलर ग्रीन रीजन में क्या होता है, सबसे कम फोटोसिंथेसिस देखने को मिलता है। सो गाइस आपको समझ में आया, पहला एलिमेंट क्या है, सनलाइट है। सनलाइट जो है वो क्या है, एसेंशियल एलिमेंट है, इसके बिना क्या नहीं हो सकता, फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि अगर लाइट ही नहीं रहेगी तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है कि वो हो सके। अब गाइस ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो हमने पढ़ा था, इसमें कौन कौन से होते हैं, देखो ये देखिए आप, गामा रेस होती है, एक्स रेस होती है, यूवी रेस होती है। यूवी के बाद आता है विजिबल लाइट वाला स्पेक्ट्रम, ये बीच में देख रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स। ये इस तरीके से क्या होती है, अलग अलग वेव्स की क्या होती है, स्पेक्ट्रम होती है। अब इसमें देखिए आप विजिबल लाइट के अंदर, तो यहाँ पे हमको फोटोसिंथेसिस में कितनी, अराउंड 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की क्या होती है, लाइट्स को यूज़ किया जाता है। जिसके अंदर आप देखने को मिल रहा होगा आपको, ये वॉयलेट कलर भी है, इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है और रेड भी है। तो मैंने जैसा आपको बताया था कि ये क्या होती है, वाइट लाइट का मिक्सचर होता है 7 लाइट्स का। और 7 लाइट्स कौन सी होती है, विबग्योर वाला कॉन्सेप्ट, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये क्या होती है, 7 लाइट्स होती है, इसका मिक्सचर होता है। तो देखिए आप सबसे ज़्यादा जो होगा क्या होगा, जितनी कम जितनी कम वेवलेंथ होती है गाइस, एक और चीज़ देख लीजिए आप, जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, हायर एनर्जी होती है। और जितनी ज़्यादा लंबी वेवलेंथ होती है उतनी ही कम क्या होती है, एनर्जी होती है। इसीलिए गामा रेस क्या होती है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दिया हूँ यहाँ पे, ये साइंस से रिलेटेड ही आपका, गामा रेस क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रेस होती है, या फिर काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रेस होती है, किसी के भी अंदर से क्या हो सकती है, आर पार हो सकती है। तो इसीलिए जितनी कम वेवलेंथ होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है, एनर्जी होती है। तो गाइस देखिए, ठीक है, आपको समझ में आया कि कौन कौन सी लाइट को यूज़ कर रहे हैं हम, किस रेंज से किस रेंज के बीच की, 700 से लेके, सॉरी 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच की लाइट को प्लांट यूज़ करते हैं, जो कि किसके बीच में आती है, विजिबल लाइट के रेंज के, विजिबल रीजन के अंदर जो भी हमको व्हाइट लाइट मिलती है, जिसके अंदर से क्या होता है, 7 लाइट का वो क्या होती है, मिक्सचर होती है, जिसमें कौन कौन से होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। इसमें से सबसे ज़्यादा किसके अंदर होता है, रेड के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, और सबसे कम किसके अंदर होता है गाइस, ग्रीन के अंदर होता है। क्यों, क्योंकि ग्रीन क्या है, जो भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, चाहे लीव्स हो गई या फिर स्टेम्स हो गई, वो क्या कर देती है, जो भी ग्रीन लाइट आती है उसको एब्जॉर्ब करने की बजाय उसको रिफ्लेक्ट कर देती है। तो इस वजह से सबसे कम फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है, विजिबल लाइट के, सॉरी ग्रीन लाइट के अंदर। चलो गाइस, अब देखो पहला एसेंशियल हमने क्या पढ़ लिया, सनलाइट। दूसरा है क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल भी क्या है, इट इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को कन्वर्ट करता है, सनलाइट को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी के अंदर। किस तरीके से, लाइट को इंटरप्ट करता है, मतलब उसको एब्जॉर्ब करता है और उससे ग्लूकोज को बनाने में हेल्प करता है। ये तो जनरल चीज हो गई। अब क्लोरोफिल जो है ये बेसिकली पाया कहाँ जाता है, सेल के अंदर पाया जाता है। कौन से सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट सेल के अंदर पाया जाता है। प्लांट सेल के किस सेल ऑर्गेनेल के अंदर पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। आया गाइस समझ में, किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में पाया जाता है, ठीक है। सो दे आर फाउंड इन द ग्रीन लीव्स इन द मैक्सिमम अमाउंट। सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलेगा आपको, जो भी ग्रीन लीव्स होती है, मतलब जो जो हरी हरी पत्तियां होती है वहां पे तो क्लोरोफिल होता ही होता है। क्योंकि ग्रीन जो कलर है किसका, पत्तियों का, वो किसकी वजह से है, सिर्फ और सिर्फ इस क्लोरोफिल की वजह से है। तो क्लोरोफिल प्रोवाइड्स द ग्रीन पिगमेंट, मतलब ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। तो ये जिसके भी अंदर रहता है उसको क्या कर देता है, ग्रीन बना देता है। अब देखिए गाइस, ये क्या होता है, लीव्स में तो पाया ही जाता है, लेकिन इसके साथ साथ जो एरियल रीजन, एरियल पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनमें भी पाया जाता है। एरियल प्लांट्स मतलब स्टेम हो गई, ब्रांच हो गई, इन सब में भी क्या होता है, ये पाया जाता है। अब देखिए गाइस, जो क्लोरोफिल से उसके 6 डिफरेंट टाइप्स है। 6 डिफरेंट टाइप्स मतलब 6 अलग तरह का क्लोरोफिल पाया जाता है अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग तरह के प्लांट्स में। कौन कौन से हैं 6 अलग क्लोरोफिल, दैट इज क्लोरोफिल ए, बी,
सी डी ई। कौन कौन से गाइस? 5 तो ए बी सी डी ई। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी, क्लोरोफिल ई। ये 5 तो क्या हो गए? आप इजीली क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। छठा होता है गाइस बैक्टीरियो क्लोरोफिल। कौन सा होता है? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो किसके अंदर पाया जाता है? ब्लू ग्रीन अलगाइज के अंदर। किसके अंदर? जो भी आपकी बैक्टीरिया होते हैं या साइनोबैक्टीरिया होते हैं, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उसको परफॉर्म करते हैं, या फोटोसिंथेसिस का को परफॉर्म करते हैं। हमने पढ़ा था ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन में कि ऑटोट्रोफ्स के कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, तो हमने देखा था वहाँ पे ग्रीन प्लांट्स होते हैं, और कौन से होते हैं? साइनोबैक्टीरिया होते हैं, है ना, और कौन सी होती है? अलगाई होती है। तो ये सब हमने पढ़ा था। किस में पढ़ा था? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में पार्ट 1 वाले जो लेसन में। तो आपको वापस याद आ गया गाइस। इस तरीके से आपको लिंक करना है। आप अगर चाहते हैं कि हम बायो को किस तरीके से इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं और किस तरीके से कॉन्सेप्ट याद कर सकते हैं, तो आप इसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। मैंने एक स्ट्रेटेजी वाला वीडियो बनाया है जिसमें आपको हेल्प मिल सकती है कि हमको बायो को किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से अप्रोच रखना है, और बायो के कॉन्सेप्ट हमको किस तरीके से ज़्यादा लंबे समय तक याद रह सकते हैं। तो गाइस जाइए वो वीडियो जरूर देखिए आप, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा बायो को पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने में। अब देखिए 6 तरह के तो हमने क्लोरोफिल पढ़ लिए कि क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, और बैक्टीरियो क्लोरोफिल होता है। लेकिन गाइस इसके अलावा कौन कौन से? जो क्लोरोफिल ए है और क्लोरोफिल बी है वो क्या होता है? मोस्ट कॉमनली होता है, मतलब सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाले क्लोरोफिल से इन 6 में से वो कौन से हैं? क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो गाइस समझ में आया आपको? चलो आगे देखते हैं हम। Besides chlorophyll, certain other pigments are also present in the plants. अब क्लोरोफिल तो क्या हो गया? एक ग्रीन कलर का पिगमेंट जो है हमको मिल गया, जो किसके अंदर रहता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं उनको ग्रीन कलर मिलता है, या फिर ग्रीन कलर होने के पीछे किसका रीजन होता है? क्लोरोफिल का होता है। लेकिन प्लांट्स में कुछ अदर पिगमेंट्स भी होते हैं जो अलग अलग कलर के होते हैं, जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ये कौन कौन से? कैरोटीन्स होते हैं। कैरोटीन्स मतलब ये ऑरेंज कलर का होता है, ठीक है। ये पिगमेंट कौन से कलर का होता है गाइस? ऑरेंज कलर का होता है। किस में पाया जाता है? कैरेट में। कैरेट देखिए आपने कैसी होती है? ऑरेंज कलर की होती है। दूसरा पिगमेंट का नाम है जेंथोफिल्स। जेंथोफिल्स मतलब ये पिगमेंट का नाम है। ये कौन सा कलर का होता है गाइस? ऑरेंज येलो। ऑरेंज येलो टाइप का कलर होता है इसका। और ये किस में पाया जाता है? मेज में पाया जाता है। मेज आपने देखा पीली मक्का आती है, एक व्हाइट मक्का आती है, ठीक है, और एक पीली मक्का आती है। तो उस पीली मक्का में क्या होता है? ये पर्टिकुलर जेंथोफिल्स होता है। तीसरा जो होता है गाइस वो क्या होता है? फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन्स ये क्या है? पिगमेंट का नाम है। इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट कलर्स होते हैं इस पर्टिकुलर पिगमेंट के अंदर, दैट इज रेड और वायलेट। इसके क्या है? डिफरेंट कलर्स हैं जो पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर पिगमेंट में, या फिर इस कलर का ये पिगमेंट होता है। अब देखिए ये कौन कौन से में पाया जाएगा? ब्लू ग्रीन अलगाई मतलब बीजीए में पाया जाता है, और ब्राउन अलगाई में पाया जाता है। तो इस तरीके से क्या होता है गाइस? क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट के अंदर, और साथ ही साथ ये अलग 2-3 तरह के पिगमेंट्स और पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो गाइस आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाई क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? अब गाइस वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी क्लासेस में, चाहे वो डायग्राम पूछे जाए आपसे, चाहे आपसे क्या पूछे जाए? फंक्शंस पूछे जाए स्टोमेटा के, चाहे आपसे स्ट्रक्चर पूछा जाए, या फिर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए कुछ पर्टिकुलर, जैसे इसमें रूट वर्ड्स आएंगे जिसकी। तो गाइस समझिए इसको, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए, मैं बताऊंगा क्या होता है स्टोमेटा। तो स्टोमेटा क्या होता है? पर्टिकुलर सेल होता है, पर्टिकुलर प्लांट सेल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है हम देखते हैं। सॉरी सेल नहीं होता, ये एक पोर होता है जनरली, इट्स माय मिस्टेक दैट। ये क्या होता है गाइस? एक पोर होता है जो किसके अंदर पाया जाता है? जनरली फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव। मतलब एपिडर्मिस क्या होती है? आउटर लेयर होती है किसकी? लीव्स की। उसके अंदर एक क्या होते हैं? ये छोटी छोटी ओपनिंग्स या फिर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। उस पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। क्या है? स्टोमेटा। किसके अंदर पाया जाता है? जो एपिडर्मिस लेयर होती है लीव्स की, उसकी सरफेस के ऊपर, ठीक है, उसके सरफेस के ऊपर पाया जाता है क्या? जैसे टाइनी और स्मॉल स्मॉल पोर्स, ठीक है, जिसको कहा जाता है स्टोमेटा। सो स्टोमेटा इज व्हाट?
जब हम लीफ को क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप के अंदर क्या करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो हमको उसमें क्या होगा, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे छेद दिखेंगे, छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। सो गाइस, स्टोमेटा इज व्हाट, स्टोमेटा आर द मिनट ओपनिंग्स, मतलब छोटी छोटी ऐसी ओपनिंग्स होती है किसके अंदर, जनरली फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स, मतलब लीव्स की जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस मतलब आउटर मोस्ट कवरिंग, उसमें क्या पाए जाते हैं, ऐसे मिनट ओपनिंग्स पाए जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। सो स्टोमेटा क्या है, स्टोमेटा आर दी मिनट ओपनिंग्स जनरली फाउंड इन द एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स। सेकेंड, दे आर टिपिकली फाउंड इन प्लांट लीव्स एंड कैन ऑल्सो बी फाउंड इन द स्टेम एंड अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जनरली कहाँ पे पाए जाते हैं, ये लीव्स के अंदर पाए जाते हैं, लीव्स की एपिडर्मिस के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्या है, या फिर जनरली थोड़े थोड़े अमाउंट में कहाँ पे भी पाए जाते हैं, स्टेम्स और जो भी प्लांट्स के अदर पार्ट्स होते हैं वहां पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। अब स्टोमेटा क्या है, तो ये स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देखिए आप, ठीक है, ये स्टोमेटा होता है गाइस, इसको कवर करके कौन रख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको दिख रहा है बीच की जो ओपनिंग है व्हाइट कलर में, ये क्या है, स्टोमेटल अपर्चर है। स्टोमेटल अपर्चर है मतलब ये खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है, क्या होता है गाइस, खुलता है और बंद होता है। ये इसकी इनर वॉल है, ठीक है, और इसको जो कवर कर रखा है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक काजू जैसा शेप दिख रहा होगा आपको, या फिर बीन, राजमा जो होता है उसके जैसा आपको एक शेप दिख रहा होगा, या फिर एक किडनी जैसा शेप दिख रहा होगा ग्रीन कलर में अंदर, इसको कवर करके कौन रखते हैं गाइस, बताइए मुझे, कौन कवर करके रखता है, इनको कहा जाता है गार्ड सेल्स। तो आप स्ट्रक्चर को समझ लीजिए एक बार, ये जो क्या है स्ट्रक्चर है किसका, स्टोमेटा का। ये जो क्या हो गया गाइस, पूरा डार्क ग्रीन आपको दिख रहा है अंदर, ये क्या होता है, ये स्टोमेटा होता है। वो इसके अंदर जो व्हाइट व्हाइट चीज आपको दिख रही है, ये क्या है, ये इसका एपर्चर है। ये एपर्चर क्या होता है, खुलता है और बंद होता है, खुलता है और बंद होता है। तो ऐसे क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है स्टोमेटा की, कौन, ये स्टोमेटल अपर्चर। आप इसको देखिए, इस स्टोमेटा को सराउंड कौन करके रखता है, इसको सराउंड करके रखते हैं कौन, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स यहाँ पे दिखा है ऊपर, गार्ड सेल्स, ये दोनों सेल्स कौन से हैं, इनका नाम है गार्ड सेल्स। अब देखिए गाइस, इसके अलावा जो पीछे आपको ये बड़े बड़े दिख रहे होंगे यहाँ से डबल लेयर में, ये क्या होते हैं, एपिडर्मल सेल होते हैं। एपिडर्मल सेल मतलब जो एपिडर्मिस के ऊपर पाए जाते हैं उनको कहा जाता है एपिडर्मल सेल। और ये जो है आपकी क्या है, ये आउटर वॉल है। आउटर वॉल किसकी है, ये स्टोमेटा की। और अंदर वाली वॉल जो क्या है, ये इनर वॉल है। तो इस तरीके से समझ में आया आपको कि क्या है, ये वाला जो है ये क्या है, स्टोमेटा है। ये क्या है, स्टोमेटल अपर्चर है, व्हाइट कलर में बीच में बिल्कुल मिडिल में आपको जो दिख रहा है ओपनिंग, ये क्या है, स्टोमेटल अपर्चर। यहाँ से क्या होता है, स्टोमेटा क्लोज और ओपन होता है। अब इस डार्क ग्रीन जो पोर्शन है इसको कवर कर रखा है किसने, दो किडनी शेप्ड सेल्स ने, या फिर किडनी शेप्ड या फिर बीन शेप्ड, या फिर एक आप बोल सकते हो काजू के शेप के ये हैं। काजू से आप इसको क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। तो ये किनको क्या कहा जाता है, गार्ड सेल्स कहा जाता है। सो गाइस, दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है स्टोमेटा का, तो हमने डिस्कस कर लिए कौन कौन से उसमें सेल्स हैं, सॉरी कौन कौन से स्ट्रक्चर है जो स्टोमेटा में पाए जाते हैं। अब इनको डिस्कस करते हैं। द स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ मिनट पोर्स कॉल्ड स्टोमा सराउंडेड बाई ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। किससे सराउंड होते हैं, गार्ड सेल्स से। तो गाइस देखिए, मैं पिछली स्लाइड में जा रहा हूँ वापस। ये क्या होता है, इस स्टोमेटा को क्या कहा जाता है, ये जो बीच में आपको दिख रहा है ये क्या होता है गाइस, स्टोमा होता है। ये जो डार्क ग्रीन दिख रहा है ना आपको इस पर्टिकुलर इमेज में, देखिए ध्यान से, क्या होता है, ये स्टोमा होता है। क्या होता है गाइस, एक और बार रिपीट करूंगा मैं, स्टोमा होता है। क्या होता है, स्टोमा। ठीक है, जिसको किसने सराउंड कर रखा है, सराउंडेड बाय ए पेयर ऑफ गार्ड सेल्स। किसके द्वारा सराउंडेड है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक गार्ड सेल ने सराउंड इसको कर रखा है। यहाँ से यहाँ तक गार्ड सेल ने क्या कर रखा है, कवर कर रखा है, इसको सराउंड कर रखा है। दिस स्टोमा फंक्शंस एज ए टर्गर एंड ऑपरेटेड वॉल्व विच फंक्शंस बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग अकॉर्डिंग टू द टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स। मतलब क्या होता है, टर्जिडिटी ऑफ गार्ड सेल्स मतलब जो गार्ड सेल कितने टर्जिड है, कितना उसमें वाटर है कितना नहीं है, उसके हिसाब से क्या होता है, ये जो वो स्टोमा होता है, स्टोमा मतलब अंदर का जो डार्क ग्रीन पार्ट है, वो क्या करता है, एक टर्गर की तरह क्या होता है, फंक्शन करता है। मतलब उसका काम क्या होता है, पानी को अंदर से बाहर निकालना, ठीक है, या फिर बाहर से अंदर लेना, इस तरीके से फंक्शन करता है। द सेल वॉल सराउंडिंग द स्टोमा इज टफ, फ्लेक्सिबल एंड थिनर। मतलब कैसी होती है, जो सेल वॉल जो है आपकी, वो क्या होती है स्टोमा की,
टफ होती है, टफ मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है उसमें, फ्लेक्सिबल होती है और कितनी होती है, पतली होती है। तो इस तरीके से क्या होती है, वहाँ की सेल वॉल होती है। अब देखिए गाइस, द गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड बीन शेप्ड सेल। कैसे होते हैं मैंने आपको बताया था, बीन शेप होते हैं या फिर किडनी शेप्ड होते हैं। किस तरीके से होते हैं गाइस, गार्ड सेल्स आर स्पेशलाइज्ड बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड विच आर फाउंड सराउंडिंग द स्टोमा एंड आर कनेक्टेड एट दी बोथ एंड्स। मतलब जिसको किसको सराउंड करके रखते हैं, स्टोमा को क्या करते हैं गाइस, सराउंड करके रखते हैं। किसको, जो ग्रीन पार्ट है आपका डार्क ग्रीन, देखिए ये आपके जो बीच में डार्क ग्रीन आपको पार्ट दिख रहा है, इसको किसने कवर कर रखा है, पूरा ऊपर से लेके नीचे तक गार्ड सेल्स ने। ठीक है, तो ये गार्ड सेल्स क्या होते हैं, दीज आर दी बीन शेप्ड सेल विच आर फाउंड सराउंडिंग द स्टोमा एंड आर कनेक्टेड एट दी बोथ एंड्स। दीज सेल्स इनलार्ज एंड कॉन्ट्रैक्ट टू ओपन एंड क्लोज द स्टोमेटा पोर्स। जो स्टोमेटल एपर्चर है आपका, स्टोमेटा पोर्स है, उसको कौन करते हैं, ये जो गार्ड सेल्स होते हैं, ये या तो क्लोज और ओपन करने में किसकी हेल्प करते हैं, उन किसकी हेल्प करते हैं, स्टोमेटल एपर्चर की हेल्प करते हैं, स्टोमेटल पोर्स की हेल्प करते हैं उसको बड़ा या छोटा करने में, या फिर कॉन्ट्रैक्शन या उसके श्रिंकिंग में। ठीक है, तो इस तरीके से होता है गाइस। गार्ड सेल ऑल्सो कंटेन क्लोरोप्लास्ट, द लाइट कैप्चरिंग ऑर्गेनेल्स इन दी प्लांट। इसके अंदर गार्ड सेल्स के अंदर भी क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल्स होता है। तो ये क्लोरोफिल्स यहाँ पे भी क्या करते हैं, लाइट को कैप्चर कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। तो गाइस ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। द सब्सिडरी सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एसेसरी सेल्स, दे आर द एसेसरी सेल्स टू द गार्ड सेल्स आर फाउंड इन दी एपिडर्मिस ऑफ द प्लांट। ये आपके एपिडर्मल सेल्स जो है, इनको क्या कहा जाता है, इनको एसेसरी सेल्स भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, या फिर सब्सिडायरी सेल्स भी कहा जाता है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, आपकी जो एपिडर्मिस होती है प्लांट की, एपिडर्मिस क्या होती है, लीव्स की क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, या फिर प्लांट्स की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है। जैसा हमारी स्किन है, तो हमारी स्किन की भी क्या होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है एपिडर्मिस। ऐसे ही प्लांट्स में जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है उसको कहा जाता है एपिडर्मिस। तो दीज सेल्स आर सराउंडेड एंड सपोर्टेड बाय द गार्ड सेल एंड एक्ट एज अ बफर बिटवीन गार्ड सेल्स एंड एपिडर्मल सेल्स which are function by protecting epidermal cells against the expansion of the guard cells. So guys, this is about the structure of stomata. कौन कौन से होते हैं पार्ट्स स्टोमेटा के, तो एक तो स्टोमा होता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, कौन सा, ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का पार्ट ये दिख रहा है, ये होता है स्टोमा। ठीक है, अब इस स्टोमा को किसने सराउंड कर रखा है, गार्ड सेल्स ने। गार्ड सेल्स आर व्हाट, दीज आर द किडनी शेप्ड और द बीन शेप्ड सेल विच सराउंड द स्टोमा फ्रॉम ऑल दी साइड्स। ठीक है, अब इसके साथ में देखिए इस गार्ड सेल के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होते हैं। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे शो किया है इस डायग्राम में, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और ये क्लोरोफिल क्या करता है गाइस, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को परफॉर्म होने में हेल्प करता है। अब ये देखिए गाइस, यहाँ पे स्टोमेटल एपर्चर है। स्टोमेटल एपर्चर मतलब ये क्या करता है, टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखता है एक सेल की। ठीक है, टर्जिडिटी को कैसे मेंटेन करके रखते हैं, ये पानी को और अंदर से बाहर और बाहर से अंदर करने में हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है, वो ट्रांसपिरेशन होता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर। सो व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा, हमने पढ़ लिया स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब तीसरी चीज हमको पढ़ना, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेटा। जो प्लांट में ये स्ट्रक्चर है, प्लांट में ये स्टोमेटा, इसका इंपॉर्टेंस क्या है गाइस, इसको हमको क्या करना है, पढ़ना है। तो द मेन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा आर helps in the exchange of gases by opening and closing the pores in the leaves। मतलब क्या करते हैं, बताओ गाइस, प्लांट्स के अंदर जो भी एक्सचेंज होता है गैसेस का, उसको होने में हेल्प करते हैं किसके अंदर, लीव्स के अंदर। क्यों, क्या करते हैं, क्योंकि स्टोमेटा जो होते हैं वो क्या होती है, ओपनिंग होती है किसके अंदर, एपिडर्मिस में। तो ये इसका जो पोर क्या करता है, उसको खोलता है, उसको बंद करता है, खोलता है 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 बंद करता है। तो इस तरीके से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है किसके थ्रू, इस स्टोमेटा के थ्रू। इट हेल्प्स टू एक्सपेल द एक्सेस वाटर आउट फ्रॉम द लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। साथ ही साथ क्या करता है, ये प्लांट्स में जब भी क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा वाटर हो जाता है, तो हम एनिमल्स तो क्या कर देते हैं, यूरिनेट कर लेते हैं। मतलब यूरिन को क्या कर देते हैं, हम एक्सक्रीट कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं अपनी बॉडी से। लेकिन प्लांट्स में किस तरीके से होता है, ये वाटर वेपर की फॉर्म में क्या होता है, आउट होता है। ठीक है, तो ये वाटर वेपर क्या होती है, गैस होती है। तो ये गैस का भी कहाँ से किस जगह से बाहर निकलती है, इस स्टोमेटा के थ्रू होती है, लीव्स के अंदर से वाटर वेपर के फॉर्म में जो एक्स्ट्रा वाटर होता है प्लांट के अंदर, वो बाहर किया जाता है।
सो बेस्ड ऑन द वेदर कंडीशन इट क्लोजेज और ओपन इट्स पोर टू मेंटेन द मॉइस्चर बैलेंस। मतलब प्लांट के अंदर, इस लीव के अंदर क्या होता है, मॉइस्चर बैलेंस को बनाए रखने के लिए क्या होता है, ये अपने उस हिसाब से, अगर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है ऑलरेडी किसमें, वेदर में, तो ये ओपन नहीं होता है। और क्या है, अगर काफ़ी ज़्यादा ड्राई है, काफ़ी ज़्यादा वार्म क्लाइमेट है, तो क्या करेंगे, ये ओपन होते रहेंगे फिर बंद हो जाएंगे, ओपन होंगे बंद होंगे। तो ये क्या कर लेते हैं, अपने आप को एडजस्ट करके रखते हैं किस हिसाब से, वेदर कंडीशन के हिसाब से। तो ये होता है गाइस फंक्शन ऑफ दी स्टोमेटा। अब स्टोमेटा क्या करता है, स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे, मतलब डे के टाइम तो क्या होता है, काफ़ी खुला रहता है। कौन, स्टोमा के अंदर जो स्टोमेटल अपर्चर है वो क्या होता है, खुला रहता है। लेकिन नाइट के टाइम पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। ठीक है, अब ये क्लोज करने की क्या जरूरत होती है, तो दिस क्लोजर प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम एस्केपिंग थ्रू दी ओपन पोर्स, जिससे क्या होता है कि ताकि जो पानी है वो एक्सेस पानी तो अगर होगा तो वो निकल जाएगा, लेकिन अगर जो जरूरत का पानी अगर वो बाहर निकल गया तो फिर डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर की जो क्या है, कमी हो सकती है एक प्लांट के अंदर, जो कि अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए स्टोमेटा ड्यूरिंग द डे क्या होता है, ओपन रहता है, लेकिन नाइट के टाइम पे क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। अब गाइस बात करते हैं रॉ मटेरियल्स ऑफ दी फोटोसिंथेसिस। ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट इसलिए है गाइस कि हम तो एनिमल्स है, हम क्या है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है अपने खाने के नीड्स के लिए। हमको कोई ज़रूरत नहीं कुछ मेहनत वगैरह करना नहीं है, ऐसा तो नहीं है, मेहनत तो हम भी करते हैं। हमको क्या है, हम वी आर नॉट एबल टू सिंथेसाइज अवर ओन फूड्स, लेकिन प्लांट्स में क्या है, दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। तो इसीलिए हमको ये क्या है, प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस की, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आपके सिलेबस के हिसाब से नहीं, आपको इसको पढ़ने के लिए भी, समझने के लिए किस तरीके से प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, तो वो समझना आपको काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैंने हर पॉइंट्स को क्या किया है, अलग तरीके से जो जो ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स, या फिर जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या टॉपिक्स है जिसको हमको पढ़ना है, वो मैंने बाइफरकेट करके अलग अच्छे तरीके से आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या हो सके, एक बार में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। अब देखिए गाइस, रॉ मटेरियल मतलब, रॉ मटेरियल का मतलब होता है आपको कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए कच्चा माल आपको क्या चाहिए, या फिर कौन कौन सी ऐसी चीज़ आपको चाहिए होगी जिसके लिए आपको। तो गाइस इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं हम, कि आपको सपोज घर में क्या बनाना है, रोटी बनाना है, तो रोटी के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको गेहूं के आटे की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और साथ में किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पानी की, ठीक है, दो ही चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये क्या हो गया, वो रोटी हमको बनाना, बेसिकली हमको बनाना क्या है, रोटी बनाना है, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल हमको क्या चाहिए, गेहूं का आटा और पानी। तो ये क्या हो गया, रॉ मटेरियल, मतलब किसी भी चीज को बनाने के लिए जिस जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है वो होता है रॉ मटेरियल। सपोज हमको एक टी शर्ट बनाना है, टी शर्ट बनाने के लिए हमको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, कॉटन की, ठीक है, या फिर फैब्रिक की जरूरत पड़ेगी, और फैब्रिक के साथ साथ उसको कलर करने की जरूरत पड़ेगी, और साथ साथ और भी ऐसे इनपुट्स होते हैं। लेकिन बस आप इतना समझ लीजिए कि हमको दो चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कि एक तो उसको कलर करने के लिए डाई की ज़रूरत पड़ेगी, दूसरा उसके लिए किसकी, फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये हमको कहाँ से मिलेगा, टी शर्ट, जब हमारे पास ये रॉ मटेरियल्स होंगे। तो फोटोसिंथेसिस भी तभी हो पाता है जब रॉ मटेरियल्स होते हैं। अब रॉ मटेरियल्स ऐसे कौन से हैं जो ज़रूरत लगती है जिसकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में, तो गाइस इसको एक बार नहीं 10 बार हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आर दी रॉ मटेरियल्स फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डिस्कस करते हैं पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एज ए रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू द स्मॉल ओपनिंग प्रेजेंट ऑन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। मतलब टेरेस्ट्रियल प्लांट है, मतलब जो भूमि पे रहते हैं प्लांट। दो तरह के प्लांट होते हैं गाइस, पता होगा आपको, एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल प्लांट्स आर दोज प्लांट्स विच आर प्रेजेंट ऑन दी लैंड, मतलब जो लैंड के ऊपर, हमारी अर्थ की जो लैंड है उसके ऊपर जो रहते हैं उनको कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लांट। और जो एक्वेटिक प्लांट, मतलब जो वाटर बॉडीज के अंदर पाए जाते हैं, उन प्लांट्स को कहा जाता है इक्वेटिक प्लांट। तो जो धरती पे पाए जाने वाले या फिर हमारे लैंड के ऊपर, सरफेस के ऊपर पाए जाने वाले प्लांट्स को क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। सो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, किससे लेते हैं, एटमॉस्फेयर से, क्योंकि क्या है आसपास कार्बन डाइऑक्साइड ही कार्बन डाइऑक्साइड है हवा में, बस मुंह खोलो अपने अंदर चले जाएगी। लेकिन ये तो सिर्फ दिल्ली में होता है गाइस, क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है। चलो अब बात करते हैं, तो प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स अपने एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास की सराउंडिंग से क्या कर सकते हैं,
स्टोमेटा की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर कर सकते हैं, वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने स्टोमेटा के बारे में पढ़ ही लिया क्या होता है स्टोमेटा अभी। लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? जो एक्वेटिक प्लांट्स है जो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, ठीक है, जो पानी में पाए जाते हैं, इन प्लांट्स को CO2 कहाँ से मिलेगी? अब CO2 तो आपके एटमोस्फियर में होता है, लेकिन वाटर बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर, तो वहां पे क्या होती है, वाटर के अंदर जो होती है CO2 डिजोल्व होती है। जैसे ऑक्सीजन होती है ना, आपने देखा होगा एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को भी क्या होती है, O2 की तो जरूरत होती है, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत तो होती है। बिना ऑक्सीजन के तो सारे जो क्या होंगे एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो मर जाएंगे। तो उनको कहाँ से मिलती है? वो जो वाटर में डिजोल्व होती है उस जगह से मिलती है। अब वो ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं बताओ गाइस? वो रेस्पिरेशन कर रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं? O2 को अंदर ले रहे हैं और CO2 को बाहर निकाल रहे हैं। तो वही CO2 कहाँ पे डिजोल्व हो जाएगी? उस पर्टिकुलर वाटर में वापस से डिजोल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखो, हमने यहाँ पे क्या किया, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन की प्रोसेस को लिंक कर लिया। तो मैंने गाइस, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, आपको सिंपली जाके एक बार मेरा जो स्ट्रेटेजी वाला वीडियो है कि बायो की पढ़ाई आपको किस तरीके से करना है, किस तरीके से आपको क्लास 10 की प्रिपरेशन करना है, वो ज़रूर जाके देखिए गाइस। आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा उससे बायो को अंडरस्टैंड करने में, कि हमको किस तरीके से टॉपिक्स को लिंक करना है एक दूसरे से, किस तरीके से हमको सिमिलरिटी फाउंड करना है, डिफरेंसेस फाउंड करना है, और किस तरीके से हमको बायो की प्रिपरेशन करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे कि जो रेस्पिरेशन से क्या हो रही है, CO2 बाहर निकल रही है, वो वाटर में डिजोल्व हो जाती है। ठीक है, डिजोल्व होने के बाद वो क्या करते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स CO2 को कहाँ से ले सकते हैं? उस डिजोल्व वाटर में से। उस वाटर के अंदर जिसमें CO2 क्या है, डिजोल्व है, वहां से क्या ले सकते हैं? CO2 को ऑब्टेन कर सकते हैं। और वो किसके द्वारा करते हैं? अपनी इंटायर बॉडी सरफेस उनकी ऐसी होती है जो क्या कर सकती है, उस पर्टिकुलर CO2 को एब्जॉर्ब कर सकती है। इसीलिए वो क्या करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल प्लांट है उनसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करते हैं। तो गाइस दिस इज अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो पौधों को किस तरीके से मिलती है और क्या उनका सोर्स होता है। अब दूसरा रॉ मटेरियल होता है गाइस वाटर। वाटर मतलब एक तो हमने देख लिया कि हमने डिस्कस किया था ना फोटोसिंथेटिक इक्वेशन में, कि इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस में कि कौन कौन से हमको दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है ग्लूकोज को बनाने के लिए, फूड को बनाने के लिए। तो दैट इज फर्स्ट वन इज दी कार्बन डाइऑक्साइड विच वी हैव डिस्कस फ्यू सेकेंड्स अगो, एंड द सेकेंड थिंग इज दी वाटर। तो गाइस डिस्कस करते हैं वाटर। प्लांट्स एब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम द सोइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। कौन सी प्रोसेस के थ्रू करते हैं गाइस? ऑस्मोसिस की प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं प्लांट्स? क्या करते हैं? वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं किसके थ्रू? सॉइल से, थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। आई होप ऑस्मोसिस आपको पता होगा। ऑस्मोसिस मतलब जब क्या होती है, सॉल्वेंट की मूवमेंट होती है। ठीक है, एक सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के अंदर क्या है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है। उस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो गया, सॉल्वेंट भी है और सॉल्यूशन भी है। सपोज आपने क्या बनाया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, अब उसमें क्या है, सॉल्ट भी है और सॉल्वेंट भी है। जब सॉल्ट भी रहेगा सॉल्वेंट भी रहेगा, और दो ऐसे सॉल्यूशंस है जिसमें क्या है, कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। सपोज एक में कितना है, 10 ग्राम नमक है और एक में 20 ग्राम नमक है। तो क्या होगा गाइस, उन दोनों सॉल्यूशंस के बीच में या फिर उन दोनों सेल्स के बीच में से क्या होगा, एक जगह से नमक तो नहीं आएगा, लेकिन जहां पे क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन होगी। मतलब जो 20 ग्राम वाला सॉल्ट सॉल्यूशन है हमारा, उससे क्या होगा, वाटर मूव करके किसकी साइड आने लगेगा गाइस, बताओ, 10 ग्राम वाले सॉल्यूशन की तरफ आने लगेगा। सो बेसिकली ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू दी लो कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आप देख लेना, क्लास 9th में आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखे होंगे कॉन्सेप्ट। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे YouTube के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा। So plants utilize carbon dioxide during photosynthesis. The intensity of light at which amount of CO2 during photosynthesis become equal to the amount of CO2 released during the respiration by plant is called CO2। मतलब आप देखो गाइस, यहाँ पे हो रहा है कि प्लांट्स क्या करते हैं, न्यूट्रिशन की प्रोसेस भी होती है, फोटोसिंथेसिस से क्या कर रहे हैं, अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको फूड को यूटिलाइज करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस के द्वारा क्या करते हैं गाइस,
अपने फूड को, अपने ग्लूकोज को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे आपको लिंक करना है रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को। अब देखो प्लांट ने क्या किया, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड को क्या किया, यूटिलाइज किया, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के थ्रू। जितना अमाउंट क्या कर रहा है, प्लांट्स यूटिलाइज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का, किसमें, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। तो सॉरी गाइस, एक बार मैं रिपीट करूंगा। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मतलब लाइट की ऐसी इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब वो कितने नैनोमीटर की, कितनी उसकी वेवलेंथ है। तो एट विच अमाउंट ऑफ CO2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। मतलब ऐसी लाइट की ऐसी इंटेंसिटी जिसपे क्या हो, जो भी हम CO2 यूज कर रहे हैं किसके फोटोसिंथेसिस में, वो किसके बराबर हो जाए, रेस्पिरेशन के द्वारा जो हमारा CO2 क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है। उस पर्टिकुलर पॉइंट को क्या कहा जाता है, उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इंटेंसिटी को क्या कहा जाता है, कंपनसेशन पॉइंट। क्या कहा जाता है गाइस, कंपनसेशन पॉइंट। मतलब द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट विच, मतलब लाइट की ऐसी इंटेंसिटी या फिर ऐसे पॉइंट पे जिसपे क्या हो, फोटोसिंथेसिस में जितना हमारा क्या हो रहा है, CO2 क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। मतलब विच अमाउंट ऑफ CO2 ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बिकम इक्वल, जो किसके बराबर आ जाए, अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज ड्यूरिंग दी रेस्पिरेशन इज कॉल्ड कंपनसेशन पॉइंट। किसको कहा जाता है गाइस, कंपनसेशन पॉइंट, इस पर्टिकुलर चीज को कहा जाता है। तो गाइस दिस इज अबाउट दी वाटर। वाटर क्या होता है, इट इज ऑल्सो दी रॉ मटेरियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब गाइस इवेंट्स कौन कौन से होते हैं प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में, मतलब जो ये प्रोसेस हो रही है फोटोसिंथेसिस की, इसमें कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होती है। जो हमने क्या लिया, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल लिए सिंपल, कौन से, CO2 और H2O। तो वो बेसिकली कन्वर्ट किस तरीके से हो रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी स्टेप्स है उनको गुजरना पड़ता है, और गुजरने के बाद कैसे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं। तो ये हमको इस पर्टिकुलर टॉपिक में पढ़ना है, दैट इज इवेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो गाइस 3 स्टेप्स होती है। 3 स्टेप्स कौन कौन सी होती है, मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है, हमने अभी देखा कि जो भी ग्रीन पार्ट्स होते हैं प्लांट के, चाहे जैसे कि लीव्स हो गई, तो लीव्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है। तो जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करेगा, जो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, सनलाइट गिर रही है धरती के ऊपर, उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो पहली स्टेप क्या हो गई गाइस, एब्जॉर्प्शन ऑफ दी सनलाइट बाय दी क्लोरोफिल। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ये क्या हो गई, पहली स्टेप हो गई फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। अब दूसरा क्या होगा गाइस, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। अब दूसरे में क्या हो रहा है कि जो लाइट एनर्जी, मतलब जो सनलाइट थी, वो किस में कन्वर्ट की जाएगी, अब केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी मतलब फूड में कन्वर्ट करने की कोशिश होगी, मतलब लाइट एनर्जी जो है उसको कन्वर्ट किया जाएगा केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी का मतलब फूड और ग्लूकोज, ठीक है। और इसके साथ साथ ही क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। तो ये जो लाइट एनर्जी हमको मिली, जो क्लोरोफिल ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, उस लाइट एनर्जी को यूज किया जाएगा। जो H2O के मोलिक्यूल्स है, H2O में क्या क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन के कितने होते हैं, 2 एटम्स होते हैं, और एक एटम किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है। तो ये जो बाउंडेड होते हैं, तो इनको तोड़ने के लिए, मतलब इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, जो लाइट एनर्जी को किसने यूज किया है, अभी अभी एब्जॉर्ब किया है क्लोरोफिल ने, वो लाइट एनर्जी को यूज किया जाएगा वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करने में, मतलब उसको हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में अलग अलग तोड़ने में। तो गाइस समझ में आया आपको दूसरी स्टेप क्या है। सेकेंड स्टेप इज द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय लाइट एनर्जी। तो लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ने क्या की थी, एब्जॉर्ब की थी, उसका यूज क्या किया, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने में। किसमें ब्रेक डाउन किया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तीसरा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए गाइस, जो CO2 हमने क्या किया था, लीव्स ने क्या किया था, एटमॉस्फेयर से लिया था, एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन किया था, उसको क्या करेंगे, अब जो हाइड्रोजन होगा वो जाके उस CO2 से जुड़ जाएगा। उससे जुड़ने के बाद क्या होगा, मतलब वहां पे पहले हाइड्रोजन की संख्या क्या थी, बिल्कुल कम थी, तो उसका क्या कर दिया, हाइड्रोजन ने जाके जुड़ गया,
वो वहां पे उसका कार्बन डाइऑक्साइड का क्या कर दिया, रिडक्शन कर दिया। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की प्रोसेस आई होप आपको पता होगी क्या होती है। सो मतलब जहां पे क्या हो रहा है, अगर O2 का नंबर बढ़ रहा है, मतलब सॉरी ऑक्सीजन का नंबर किसी भी कंपाउंड में अगर बढ़ता है तो उसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन, और अगर किसी कंपाउंड में क्या होता है, हाइड्रोजन का नंबर बढ़ता है तो उसको कहा जाता है रिडक्शन। तो रिडक्शन किसका हुआ यहाँ पे गाइस, जो हाइड्रोजन हमको कहाँ से मिला था, अभी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से मिला था। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किससे कराया था, लाइट एनर्जी को यूज करके स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किया था, जिससे हमको क्या मिला था, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। उस हाइड्रोजन को हमने यूज किया किसमें, रिडक्शन करने में। किसका किया रिडक्शन यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिससे हमको क्या मिल सके, ग्लूकोज मिल सके, और जो बची हुई रिलीज है मतलब ऑक्सीजन है उसको रिलीज किया जा सके। तो गाइस ये जो स्टेप्स होती है, पहली स्टेप क्या हो गई, एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय द क्लोरोफिल। सेकंड स्टेप हो गया कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड splitting of water into the hydrogen and oxygen by light energy. And the third step is that reduction of carbon dioxide by hydrogen to form glucose and release of oxygen. तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये तीन इवेंट्स होते हैं, तीन स्टेप्स होती है फोटोसिंथेसिस में। चलो guys course, so in the part 3 of this series we have discussed about the nutrition in plants. हमने part 3 में क्या किया था, स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने जो पहला टॉपिक है फोटोसिंथेसिस का उसको देख लिया था। फोटोसिंथेसिस को हमने अच्छी तरीके से समझ लिया था वहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस में लगते हैं। तो इसके हमने कुछ कुछ क्या देखे थे, सब पार्ट्स बनाए थे जिसको हमने डिस्कस किए थे। डेट इज डेफिनेशन क्या होती है, मतलब जो फोटोसिंथेसिस है, जो ये क्या है प्रोसेस है, ये एक्चुअली में है क्या, ये हमने डेफिनेशन में देखा। उसके बाद हमने देखा इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या होती है, मतलब कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल्स है जिसको यूज करके फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, प्लांट्स अपने फूड को बनाते हैं। तो वो हमने किस में देखा, इक्वेशन में देखा कि हमको कितने मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज को बनाने में। तो हमको कितने मॉलिक्यूल्स की और कौन कौन से ऐसे रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है वो हमको कहाँ से पता चला, इक्वेशन से, दैट इज इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। In the elements of photosynthesis, we discussed about the sunlight and the chlorophyll, which are the very essential elements of the photosynthesis. Without these elements, the process of photosynthesis cannot be performed. तो इसमें हमने डिस्कस किया क्या कि किस तरीके से एलिमेंट्स जो है फोटोसिंथेसिस के वो क्या होते हैं और इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस है। उसके बाद हमने डिस्कस किया स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसके कौन कौन से फंक्शंस होते हैं प्लांट के बॉडी के अंदर। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द रॉ मटेरियल्स इन दी फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है उसके लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल की जरूरत होती है, ये भी हमने किसमें डिस्कस किया, फोटोसिंथेसिस के 1.5 वाले सब टॉपिक में। देन वी डिस्कस अबाउट द इवेंट्स इन दी फोटोसिंथेसिस, मतलब फोटोसिंथेसिस को कंप्लीट होने में कितनी स्टेप्स लगती है, कौन कौन से ऐसे इवेंट्स होते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था कि 3 स्टेप्स होती है जिसमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होता है। सो गाइस पार्ट 3 को आप देख लीजिए अगर आपने एक बार नहीं देखा है तो, उसके बाद इस पार्ट 4 पे आइएगा ताकि आपको और अच्छे से क्या हो सके, चीज़ें समझ आ सके। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द पार्ट 4 ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब न्यूट्रिशन वाली जो सीरीज है हमारी उसमें हम आज क्या करने वाले हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो सेशन है गाइस ये क्या है, इट इज़ द प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन, मतलब हम कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करेंगे यहाँ पे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ को मैं आपको क्या करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, जिसको आप अपने लैब में, साइंस के लैब में, स्कूल में जाके कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पता चलेगा उस चीज़ के थ्रू, जो भी आपके कंक्लूजन आएंगे, रिजल्ट आएंगे, उससे आपको पता चलेगा कि इस तरीके से क्या होता है, कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर प्रोसेस को अफेक्ट करती है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटीज रिलेटेड टू दी फोटोसिंथेसिस, मतलब हम फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड यहाँ पे क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से रिलेटेड एक्टिविटीज़ को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब ये एक्टिविटीज़ को करने का मोटिव क्या है, तो इन एक्टिविटीज़ से हमको ये पता चलेगा गाइस कि जो एलिमेंट्स हैं, मतलब सनलाइट और क्लोरोफिल, वो क्यों ज़रूरी है। गाइस यहाँ पे एक सॉरी मिस्टेक हो गया है, दैट वाटर की जगह आपको देखना है क्लोरोफिल वहाँ पे होगा, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको एक बार और करेक्ट कर दूंगा। सो इन दी 2.3 देयर विल बी द क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। तो आपको देख लीजिएगा आगे की स्लाइड में सब सही है, सिर्फ यहाँ पे गलती हो गया है थोड़ा सा, तो आप उसको देख लीजिएगा। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्टिविटीज विच विल शो अस द एलिमेंट, दैट हाउ द एलिमेंट्स एंड द रॉ मटेरियल्स affect the process of the photosynthesis. If they are absent in the plant's body, how the process of photosynthesis is going to alter, or how the process of
फोटोसिंथेसिस इज गोइंग टू बी अफेक्टेड। सो इन एक्टिविटीज से हमको पता चलेगा कि एक रॉ मटेरियल की या एक एलिमेंट की कितनी इंपॉर्टेंस होती है एक फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सो फर्स्ट एक्टिविटी वी आर गोइंग टू डू हियर इज दैट सनलाइट इज एसेंशियल फॉर दी फोटोसिंथेसिस। इससे हमको क्या पता चलेगा कि सनलाइट किस तरीके से क्या होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है या फिर एसेंशियल होती है। क्यों सनलाइट जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस को होने में। दूसरा हम देखेंगे क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल किस तरीके से क्या है, जरूरी है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में। एंड इन द 2.3 मतलब थर्ड एक्टिविटी में क्या देखेंगे हम, दैट हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो गाइस पहले स्टार्ट करने के पहले कुछ ऐसी टर्मिनोलॉजीज है जो क्या होगी इस पर्टिकुलर तीनों एक्टिविटीज में बार बार रिपीट होगी, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आपको जब एक्टिविटीज आप करें या जब मैं आपको एक्टिविटीज डिस्कस करूँ तो आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना रहे, आपको हर चीज़ क्या हो जाए क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाए। तो टर्मिनोलॉजी से जो तीन ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो बार बार रिपीट होगी, पहला क्या है स्टार्च। स्टार्च क्या होता है गाइस, आप सबको पता होगा स्टार्च क्या होता है। सो स्टार्च और अमाइलम इज ए पॉलीमेरिक कार्बोहाइड्रेट। मतलब क्या है ये, पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आप पढ़ रखे हैं गाइस 8th 9th में पढ़ते आते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक टाइप का न्यूट्रिएंट होता है या फिर एक टाइप का क्या होता है, बायोमोलिक्यूल होता है जो जिस तो क्या होता है ये स्टार्च और अमाइलम इज ए पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट कंसिस्टिंग ऑफ न्यूमरस ग्लूकोज यूनिट्स। ग्लूकोज क्या होता है गाइस, हमने देखा था दैट C6 कि क्या होता था ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या होता है, ग्लूकोज होता है। थोड़ा सा अगर आपको नहीं दिख रहा है तो आप देख लीजिएगा एक बार गाइस। सो ग्लूकोज हमारा क्या होता है गाइस, ग्लूकोज इज दी C6H12NO6, इट इज दी वन मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लूकोज। मतलब ये क्या है, यहाँ पे एक यूनिट ऑफ ग्लूकोज क्या है, दैट इज C6H12NO6। ये मिलके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बनाते हैं या एक यूनिट बनाते हैं। लेकिन जब ये क्या होंगे, ऐसे बहुत सारे ग्लूकोज के यूनिट्स के जब क्या हो जाते हैं, एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं या एक साथ जुड़ जाते हैं, एक साथ बाउंड हो जाते हैं एक दूसरे के थ्रू, तो उसको कहा जाता है स्टार्च। तो स्टार्च इज व्हाट, स्टार्च इज दी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। मतलब जब क्या हुआ, ग्लूकोज ऐसे 100 ग्लूकोज मिलके क्या हो गए, इकट्ठा हो गए, तो उस चीज को क्या कहा जाता है, ग्लूकोज कहा जाता है, सॉरी स्टार्च कहा जाता है। सो स्टार्च जो है बेसिकली हम क्या देखते हैं कि हमारे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो तो क्या करते हैं, ग्लूकोज को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन बाद में क्या होता है गाइस कि वो ग्लूकोज को इकट्ठा करने के लिए ताकि उसको बाद में यूटिलाइज किया जा सके, उसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया जाता है प्लांट के अंदर, द ग्लूकोज गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी स्टार्च। ठीक है, तो स्टार्च क्या है, स्टार्च इज दी पॉलीमरिक कार्बोहाइड्रेट। मतलब एक तरह का फूड है जो प्लांट के अंदर क्या होता है, स्टोर होके रहता है ताकि क्या हो सके, जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं कर सके या फिर जब प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस ना हो तो उस टाइम पे हम क्या कर सके, फूड की रिक्वायरमेंट को प्लांट फुलफिल कर सके उस स्टार्च को यूज करके। सो इस तरीके से क्या होता है, स्टार्च होता है। स्टार्च इज बेसिकली व्हाट, इट इज दी पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो आपको समझ में आया स्टार्च क्या होता है। अब गाइस स्टार्च से रिलेटेड एक और टर्म है यहाँ पे, द सेकेंड टर्म इज दैट डी स्टार्चिंग। तो डी स्टार्चिंग मतलब क्या होता है, अब जब भी किसी वर्ड के आगे क्या हो जाए, डी लग जाए, तो मतलब आप समझ जाना या तो उसको हटाना, रिमूव करना या फिर उसको खत्म करना। लाइक हम कहते हैं कंपोजिंग, मतलब किसी चीज को बनाना क्या होता है, कंपोज करना। ठीक है, लेकिन डीकम्पोजिंग का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए गाइस, मतलब उस चीज को तोड़ देना, ठीक है, या फिर उसको ब्रेक डाउन कर देना। तो किसी चीज को बनाना क्या हो गया, कंपोजिंग हो गया, लेकिन किसी चीज को क्या करना, तोड़ देना, वो क्या हो गया, डीकम्पोजिंग हो गया। तो आप इसी तरीके से यहाँ पे समझिए डी स्टार्चिंग का मतलब क्या है, मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से या फिर किसी भी प्लेस से स्टार्च को हटा रहे हैं, स्टार्च को क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या फिर यूज कर रहे हैं, उसको जितना जो स्टार्च स्टोर्ड है किसी प्लांट की बॉडी में से उसको हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं या फिर उसको डिप्राइव्ड ऑफ स्टार्च कर रहे हैं, मतलब उसको स्टार्च के लिए क्या कर रहे हैं,
कमी पैदा कर रहे हैं वहाँ पे, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है डिस्टार्चिंग। सो डिस्टार्चिंग अकर्स इन अ प्लांट व्हेन अ पार्ट ऑफ प्लांट इज डिप्राइव्ड ऑफ स्टार्च एज बाय द ट्रांसलोकेशन। इट इज ऑल्सो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग स्टार्च रिजर्व्स इन अ प्लांट फॉर एक्सपेरिमेंट्स कंसर्निंग फोटोसिंथेसिस। तो क्यों किया जाता है ये? ताकि जो भी हमको एक्टिविटीज है या फिर फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट जब हमको करना होते हैं तो उसको करने के लिए क्या किया जाता है? डिस्चार्जिंग की प्रोसेस को किया जाता है। इसको करने के लिए क्या किया जाता है कि प्लांट को क्या कर दिया जाता है, जब वो एक्सपोज टू सनलाइट, मतलब सनलाइट से उठा के, मतलब उसको क्या लाइट वाली जगह से उठा के उसको एक डार्क रूम में क्या कर दिया जाता है, 4-5 दिन के लिए क्या कर दिया जाता है, उसको रख दिया जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि जो प्लांट्स के जो क्या है ग्रीन पार्ट्स है वो लाइट को ट्रैप नहीं कर पाते, बिकॉज डार्क रूम में उनको या फिर डार्क प्लेस में उनको क्या होती है, लाइट नहीं मिल पाती है। तो उस चीज़ के लिए वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की जो रिएक्शन है या फिर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, उस पार्ट में, उस प्लांट में क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, मतलब हो नहीं पाती है। उसकी वजह से ग्लूकोज नहीं बन पाता, उसकी वजह से ग्लूकोज जो है स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो पाता। तो उस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, डिस्टार्चिंग किया जाता है, ताकि जो प्लांट है उसमें जो पुराना जितना भी स्टार्च है उसको यूज किया जा सके और उसमें आगे फर्दर फोटोसिंथेसिस ना हो सके उस पीरियड ऑफ टाइम में। इस चीज़ के लिए क्या किया जाता है, डिस्टार्चिंग किया जाता है। तीसरा दिया है यहाँ पे गाइस, आयोडीन टेस्ट फॉर द स्टार्च। तो स्टार्च के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। अब आयोडीन टेस्ट का मतलब क्या होता है, तो जब अगर हमको किसी भी पर्टिकुलर चीज़ में चेक करना है कि स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है, मतलब किसकी प्रेजेंस को चेक करना है गाइस, स्टार्च की प्रेजेंस को अगर हमको क्या करना है, चेक करना है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, तो व्हाट विल नीड द आयोडीन टेस्ट फॉर द प्रेजेंस टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन ए पर्टिकुलर थिंग। तो क्या होता है, आयोडीन टेस्ट इज यूज्ड टू द टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च टर्न इनटू द एन इंटेंस ब्लू ब्लैक कलर अपॉन एडिशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशंस ऑफ ट्राई आयोडीन एनायन। मतलब ये किसकी सॉल्यूशन होती है, I3 निगेटिव की सॉल्यूशन होती है गाइस। आपको एनायन केटायन तो पता होगा, 9th में पढ़ा है आपने अच्छे से। तो क्या होते हैं, I3 निगेटिव का एक सॉल्यूशन होता है जिसको कहा जाता है आयोडीन सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन को जब हम क्या करते हैं, उसके कुछ बूंदे जब किसी भी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर जिसके अंदर क्या हो, स्टार्च प्रेजेंट हो, उसके ऊपर अगर हम डाल देते हैं तो हमको क्या पता लग जाता है कि वो जो चीज़ है, ठीक है, या फिर जो भी फूड मटेरियल है या फिर जो भी कोई चीज़ है वो किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगी, उसका कलर चेंज होके कैसा हो जाएगा, इंटेंस ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट है तो। और अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं है तो वो अनचेंज रहेगी। तो इस तरीके से हम स्टार्च के टेस्ट को किया जाता है टू चेक द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्स। तो गाइस आपको समझ में आई टर्मिनोलॉजीज क्या होती है? ओके, सो अब हम करने वाले हैं फर्स्ट एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी में हम क्या चेक करेंगे गाइस, विल गेट टू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ द सनलाइट। मतलब सनलाइट क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है, इसका क्या महत्व है किस चीज में, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। सो वी आर गोइंग टू चेक द नेसेसिटी ऑफ द सनलाइट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो हम क्या करेंगे गाइस, ये जो तीनों एक्टिविटीज है ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। ओनली सच टू और 3 स्टेप्स आर डिफरेंट इन ऑल द 3 एक्टिविटीज़। तो आपको सिर्फ वो स्टेप्स क्या करनी है, याद रखनी है, बाकी जो स्टेप्स है वो क्या है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। तो पहला हमने क्या किया, हमको सनलाइट की प्रेजेंस को चेक करना है या फिर सनलाइट की नेसेसिटी को चेक करना है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट वील टेक ए पॉटेड प्लांट। मतलब हम क्या लेंगे, एक प्लांट लेंगे और उसको कहाँ पे जाके रख देंगे, बताओ गाइस कहाँ पे रख देंगे, डार्क रूम में जाके रख देंगे डिस्टार्चिंग के लिए। अभी मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले डार्क रूम में क्यों रखा जाता है, फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्टार्चिंग। डिस्टार्चिंग क्यों की जाती है, ताकि उसमें क्या हो, किसी भी प्लांट के अंदर जो पुराना क्या है स्टार्च स्टोर्ड है, जो पुराना स्टार्च है वो यूज किया जा सके, उसको कंज्यूम किया जा सके। इस चीज के लिए क्या किया जाता है, डिस्चार्जिंग किया जाता है। तो पहली स्टेप में हमने क्या किया गाइस, एक प्लांट को लिया, उसको क्या किया, डार्क रूम में रख दिया फॉर द प्रोसेस ऑफ डिस्चार्जिंग। एंड डिस्चार्जिंग इज डन इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रीवियसली प्रेजेंट स्टार्च सो दैट इट कुड बी कंज्यूम्ड। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, बेसिकली एक प्लांट को उजाले से उठा के उसको कहाँ रख दिया, अंधेरे में रख दिया। अब अंधेरे में उसको लाइट नहीं मिलेगी तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो है फर्दर नहीं हो पाएगी उस प्लांट के अंदर। तो जितना भी पुराना जो स्टार्च बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, अब प्लांट उसको कंज्यूम करेगा। कंज्यूम क्यों करेगा, क्योंकि प्लांट के सेल्स को फूड की जरूरत होगी, एनर्जी की जरूरत होगी। तो वो कहाँ से लिया जाएगा, उस जो स्टार्च जो क्या है स्टोर्ड है किसमें, प्लांट के अंदर में, उससे उसको यूज किया जाएगा।
तो आपको समझ में आया क्यों किया जाता है डिस्टार्चिंग, या फिर प्लांट को अंधेरे में क्यों रखा जाता है। तो पहले स्टेप में आएगा, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा हमको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में हम प्लांट के अंदर से क्या लेंगे, एक लीफ को लेंगे। उस लीफ को क्या करेंगे, आपको प्लक नहीं करना है गाइस, अभी सिर्फ आपको एक लीफ लेना है। उसको उस लीफ के जो मिडिल पार्ट है, सपोज यहाँ पे आपको लीफ दिख रही है, इस लीफ के मिडिल पार्ट को क्या कर देना है आपको, आप जानते हैं मिडिल पार्ट क्या होता है, तो मिडिल पार्ट को आपको कवर कर देना है किस चीज़ से, एक ब्लैक पेपर से कर देना है, या फिर एल्यूमिनियम की जो फॉइल आती है उससे क्या कर देना है आपको, उसको कवर कर देना है। अब इसको क्यों कवर किया जाता है, ताकि जो लाइट है, ठीक है, वो उस लीफ के उस पार्ट में नहीं जा सके। किस पार्ट में, जिसको हमने कवर किया है एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर से, ताकि लाइट उस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर एंटर नहीं किया जा सके। इस चीज़ के लिए हमने उसको कवर कर दिया ब्लैक पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल से। कौन से पार्ट को करना है हमको, मिडिल पार्ट को करना है। कौन से पार्ट को, मिडिल पार्ट ऑफ ए लीफ शुड बी कवर्ड बाई ए ब्लैक पेपर और एल्यूमिनियम फॉइल सो दैट लाइट शुड नॉट एंटर ऑन दैट पार्ट ऑफ द लीफ। उसके बाद हमने क्या किया गाइस, अभी हमारा प्लांट अंधेरे में था, अब उसको हमने क्या कर दिया, आज़ाद कर दिया। आज़ाद मतलब इसको लेके आ गए वापस से सनलाइट की प्रेजेंस में। कहाँ रख दिया हमने इसको, अंडर द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जहाँ पे उसको क्या मिल सके, सफिशियंट सनलाइट मिल सके। और सफिशियंट सनलाइट उसको मिलेगी तो वापस प्लांट क्या करने लग जाएगा गाइस, इट विल परफॉर्म दी फोटोसिंथेसिस अगेन। अब फोटोसिंथेसिस होगा तो उसमें क्या होगा, वापस से स्टार्च बनने लगेगा, वापस से ग्लूकोज बनने लगेगा। क्यों, क्योंकि जो क्लोरोफिल है, it will be able to now trap the light and convert the light energy into the chemical energy and chemical energy as a food, मतलब ग्लूकोज बना के। अब 3-4 दिन तक हमको क्या रखना है, उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को रखना है जिसके अंदर क्या है, मिडिल पार्ट ऑफ लीफ को हमने क्या किया है, कवर किया है किससे, ब्लैक पेपर और एल्यूमिनियम फॉइल से। तो उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को हमने क्या किया, 3-4 दिन तक धूप के अंदर रखा, सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर में रखा। वहां से अब उसके बाद आपको क्या करना है, जब 3-4 दिन आपके कंप्लीट हो जाएंगे, when 3-4 days will get passed away, then what you need to do, you need to plug the leaf। मतलब आपको लीफ को क्या करना है, जिस लीफ को आपने कवर किया है एल्यूमिनियम फॉइल से या फिर किसको, ब्लैक पेपर से कवर किया है, तो उस लीफ को आपको लेना है, उसको तोड़ना है। ठीक है, तोड़ना है मतलब एक लीफ को उसको तोड़ा आपने, फिर उसको क्या करना है, उस पर आपने या तो एल्यूमिनियम फॉइल लगाई है तो उसको क्या करना है आपको, बताओ गाइस क्या करना है, उसको अनकवर करना है। मतलब उससे वो जो फॉइल जो आपने लगाई है उसको हटा देना है, या फिर आपने जो ब्लैक पेपर लगाया है उसको हटा देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसको बॉईल करना है वाटर में, ताकि वो क्या हो सके, परमिएबल हो सके स्टार्च टेस्ट के लिए। स्टार्च टेस्ट के लिए परमिएबल हो सके। परमिएबल मतलब उसके थ्रू जब हम क्या करेंगे, आयोडीन का सॉल्यूशन उसमें डालेंगे तो वो क्या हो सके, अंदर पास हो सके। उस चीज़ को करने के लिए क्या किया जाएगा, उसको लीफ को तोड़ना है हमको। उससे क्या करना है, जो हमने ब्लैक पेपर को से उसको कवर किया या फिर एल्यूमिनियम से फॉइल से कवर किया है, उसको आपको क्या करना है, हटाना है। उसके बाद उसको पानी में गर्म करना है, मतलब बॉईल करना है, ताकि क्या किया जा सके, उसको परमिएबल बना जा सके स्टार्च टेस्ट के लिए। अब गाइस देन व्हाट यू नीड टू डू, देन बॉईल द लीफ इन अल्कोहल इन ऑर्डर टू रिमूव द क्लोरोफिल। अब वाटर में बॉईल किया आपने पहले, ताकि क्या किया जा सके, उसको परमिएबल बनाया जा सके स्टार्च टेस्ट के लिए। अब दूसरी जो फोर्थ स्टेप है उसमें हमको क्या करना है, हमको उसको अल्कोहल में क्या करना है, बॉईल करना है। किस में करना है, अल्कोहल में बॉईल करना है। क्यों करना है, ताकि जो उसके अंदर क्लोरोफिल का जो है मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, जो भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उसको क्या किया जा सके, हटाया जा सके, उसको रिमूव कर सके। इस चीज़ के लिए हमने इसको किस में बॉईल किया, क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल में बॉईल क्यों करना है, क्यों हमको क्या ज़रूरत पड़ी ऐसी कि हमको क्लोरोफिल को हटाना है या फिर इसको अल्कोहल में बॉईल करना है, तो इसलिए करना है क्योंकि जो हम स्टार्च टेस्ट करेंगे आगे, उसमें क्या कर सकता है, क्लोरोफिल जो है वो उसके रिजल्ट को चेंज कर सकता है, उसके रिजल्ट में इंटरफेरेंस कर सकता है, उसको क्या कर सकता है, इन्फर कर सकता है। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, हमको क्लोरोफिल को यहाँ पे हटाने की ज़रूरत पड़ती है लीफ के अंदर से। तो उस चीज़ को हटाने के लिए हमने क्या किया, उसको अल्कोहल में क्या करना है गाइस, उसको बॉईल करना है। समझ में आया। अब लेकिन यहाँ पे एक प्रिकॉशनरी मेजर आपको लेना है कि आपको डायरेक्ट हीट नहीं प्रोवाइड करना है अल्कोहल के सॉल्यूशन को। क्यों नहीं करना है, क्योंकि अल्कोहल क्या होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। हाईली इन्फ्लेमेबल मतलब वो आग बहुत जल्दी पकड़ता है। अगर उसको टेम्परेचर कंटिन्यूसली मिलता रहता है तो क्या हो सकता है, आग पकड़ सकता है, वो जो सॉल्यूशन है वो हमारे फेस के ऊपर क्या हो सकता है, आ सकता है। तो ये प्रिकॉशनरी मेजर आपको लेना है।
तो इसके लिए हमको क्या करेंगे, हम उस अल्कोहल को रखेंगे एक वाटर बाथ अरेंजमेंट में। वाटर बाथ अरेंजमेंट में मतलब कि एक बड़ा सा बीकर लेंगे, उसके अंदर क्या करेंगे, पानी को पोर कर देंगे और डायरेक्ट जो हीट मिलेगी वो यहाँ पे किसको मिलेगी, वाटर को मिलेगी। और हमको जो अल्कोहल को रखना है उसको एक छोटे बीकर के अंदर क्या कर देंगे, उस वाटर के बाथ में, मतलब जो बड़ा बीकर है उसके अंदर रख देंगे और उसके अंदर हम क्या करेंगे, लीफ को बॉईल करेंगे, ताकि जो यहाँ पे डायरेक्ट जो हीट है वो अल्कोहल को ना मिलकर वाटर को मिल रही है। और जो अल्कोहल जो बॉईल हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, वाटर के टेम्परेचर से हो रहा है। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को कहा जाता है वाटर बाथ अरेंजमेंट। ये इसीलिए किया जाता है ताकि अल्कोहल को है जो आग पकड़ने से रोका जा सके और कोई भी जो नुकसान ना हो सके किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट या लैब में काम करने वाले इंसान को। तो इसलिए वाटर बाथ अरेंजमेंट का हमको यहाँ पे यूज करना है। इसके बाद गाइस हमको क्या करना है कि हमने जब क्या किया, पहले हमने वाटर में क्या किया, लीफ को बॉईल कर लिया ताकि उसको परमिएबल बना दिया। दूसरी बार में हमने क्या किया, लीफ को क्या किया, अल्कोहल में बॉईल किया वाटर बाथ अरेंजमेंट के अंदर रख के, ताकि हम क्या कर सके, क्लोरोफिल को हटा सके। और जो क्लोरोफिल हमारा स्टार टेस्ट का रिजल्ट बिगाड़ सकता था उसको हमने इसलिए यहाँ पे हटा दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, लीफ को रनिंग वाटर के नीचे रख देना है। मतलब जो आपका टैप वाटर होता है, आपके घर वगैरह में पानी आता है, लैब में रहता है पानी, उस रनिंग वाटर के नीचे रख देना है, ताकि जो भी क्लोरोफिल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, जो भी क्लोरोफिल के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या बॉईल करने के टाइम पे इस लीफ की सरफेस के ऊपर चिपक गए होंगे, वो भी क्या हो सके, यहाँ पे आसानी से हटाए जा सके। इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, वापस से जो लीफ जिसको हमने बॉईल किया था अल्कोहल के अंदर, उसको हटा के हमने अब कहाँ रख दिया, रनिंग वाटर के नीचे रख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे गाइस, विल अप्लाई दी आयोडीन सॉल्यूशन ऑन टू द लीफ। मतलब हम लीफ के ऊपर क्या करेंगे, ट्राई आयोडीन एनायन का सॉल्यूशन को क्या करेंगे, जिसको हम आयोडीन सॉल्यूशन भी बोलते हैं, I3 नेगेटिव का सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, लीफ के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो हमको दिख जाएगा कि जो पार्ट है लीफ का जिसको हमने क्या किया था, कवर किया था, मतलब कौन सा वाला पार्ट, मिडिल वाला पार्ट, वो क्या हुआ, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ, ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन बाकी का जो पार्ट है, मतलब जो टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट, वो क्या हो गया, टर्न हो गया, किसमें, ब्लू ब्लैक में। तो ऐसा क्यों हुआ गाइस, अब हम डिस्कस करते हैं ऐसा क्यों हुआ। तो देखिए हमने क्या किया था, लीफ को मिडिल से क्या किया था, कवर कर दिया था। लीफ को मिडिल से कवर करने की वजह से क्या हो गया कि उसको लाइट वहां पे उस पर्टिकुलर पार्ट में, उतने पार्ट में लाइट जो है वो क्या नहीं हो सकी, नहीं मिल सकी उस उतने पार्ट को। अब लाइट नहीं मिली तो उसकी वजह से वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाई, क्योंकि लाइट एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस को क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो सका, लाइट उस उतने पर्टिकुलर मिडिल पार्ट को नहीं मिल पाई, तो वो जो मिडिल पार्ट है उसमें स्टार्च नहीं बन पाया, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाया, तो वहाँ पे कोई फूड नहीं बना, कोई ग्लूकोज नहीं बना, दैट इज नॉट कन्वर्टेड इनटू दी स्टार्च। तो उतना पार्ट जो क्या है वो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस परफॉर्म ही नहीं हुआ है, तो वहाँ पे स्टार्च ही नहीं बना। अब स्टार्च ही नहीं बनेगा तो वो टेस्ट कैसा होगा, जब मान लो स्टार्च जीरो है उस पर्टिकुलर पार्ट में, व्हेन दी अमाउंट ऑफ स्टार्च इज जीरो on that particular middle part, then how it will give the positive result for the iodine test solution और iodine test। तो इसीलिए जो मिडिल पार्ट है वो क्या हुआ, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट नहीं हुआ। लेकिन जो बाकी के टॉप वाला पार्ट और बॉटम वाला पार्ट था लीफ का, वो अनकवर्ड था, वो क्या कर सकता था, लाइट को ट्रैप कर सकता था, लाइट एनर्जी को यूज करके फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म कर सकता था। तो उसकी वजह से वहां पे क्या हुआ, स्टार्च बना तो हमको वहां का दोनों टॉप और बॉटम का पार्ट क्या मिल गया, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। और इससे हमको क्या पता चल गया कि हाँ यहाँ पे स्टार्च क्या है, प्रेजेंट है। सो गाइस, थ्रू दिस एक्टिविटी वी कैन अंडरस्टैंड द नेसेसिटी ऑफ सनलाइट फॉर दी फोटोसिंथेसिस। मतलब हमको क्या पता चला कि अगर किसी पार्ट को, किसको, प्लांट का कोई भी पार्ट हो, अगर उसको प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलती है, सनलाइट से वो क्या है, डिप्राइव्ड रहता है, मतलब अगर उसको सनलाइट नहीं मिल पाती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो सकती। सो अगर गाइस फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आपको कराना है, अगर फोटोसिंथेसिस को होना है तो सनलाइट का होना काफ़ी ज़रूरी है। सो गाइस you will be able to understood now that why sunlight is so essential element for the process of photosynthesis। समझ में आया गाइस, बताओ, चलो। So guys, in this picture you will be able to see
दैट हमने जो प्रोसेस अभी डिस्कस किया है, पूरा जो जो स्टेप्स हमको करना है वो हमने किस तरीके से किया। तो हमको यहाँ पे एक पॉटेड प्लांट दिख रहा है, जिसको हमने क्या किया, जो उजाले के अंदर था इसको हमने क्या किया, एक लीफ को, इसको पहले क्या किया हमने, डार्क रूम में रखा 3-4 दिन के लिए, ताकि डी स्टार्चिंग की प्रोसेस यहाँ पे हो सके। उसके बाद हमने क्या किया गाइस, मिडिल वाला पार्ट है उसको एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर से क्या कर दिया, बताओ क्या किया, कवर कर दिया, ताकि वो क्या हो सके, सो दैट इट शुड नॉट गेट एक्सपोज टू दी सनलाइट, ताकि यहाँ पे क्या हो, सनलाइट क्या है, ट्रैप नहीं हो सके इस मिडिल पार्ट में। और बाकी पार्ट को हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया, ताकि उसमें क्या हो सके, लाइट्स उसको मिलती रहे। उसके बाद हमने क्या किया गाइस, इस बी वाली पिक्चर को देखिए आप। इसके बाद हमने क्या किया, लीफ को लिया 3-4 दिन के, इसके बाद हमने प्लांट को क्या किया था, सनलाइट के अंदर में रख दिया था, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस के अंडर में रख दिया था। उसके बाद हमने क्या किया, बताओ, व्हाट वी डिड आफ्टर दैट हमने उसको क्या किया, लीफ को लिया, उसको अनकवर किया, मतलब जो भी हमने ब्लैक पेपर या एल्यूमिनियम फॉइल लगा रखी थी उसको हमने क्या किया, हटा दिया, और उस लीफ को किस में बॉईल किया, वाटर में बॉईल किया, ताकि उसको क्या कर सके, परमिएबल बना सके। किस चीज के लिए, आयोडीन के टेस्ट के लिए, स्टार्च टेस्ट के लिए क्या कर सके, उसको परमिएबल बना सके। अब देखो गाइस, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हमने क्या किया था, वाटर बाथ अरेंजमेंट लिया था। वाटर बाथ अरेंजमेंट ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे हमने एक बड़ा बीकर लिया है जिसमें क्या है, वाटर है, और एक छोटा बीकर लिया है जिसमें क्या है, अल्कोहल है। तो ये क्या हुआ, हमने डायरेक्ट यहाँ पे अल्कोहल को हीट ना करते हुए किसको हीट दी, वाटर को हीट दी, ताकि क्या हो सके, अल्कोहल जो डायरेक्टली इन्फ्लेमेबल होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, वो टेम्परेचर को पकड़ के, डायरेक्ट पकड़ के क्या हो सके, जल ना सके, और हमको किसी भी तरीके की क्या हो ना हो, नुकसान ना हो। इस चीज़ को प्रिकॉशन का ध्यान रखते हुए हमने क्या किया, यहाँ पे वाटर बाथ अरेंजमेंट को यूज़ किया है। अब इसमें देखिए गाइस, जब आप क्या करोगे, इसको अल्कोहल के अंदर क्या करोगे, बॉईल करोगे, तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे क्लोरोफिल जो भी प्रेजेंट था किसके अंदर, लीफ के अंदर, वो रिमूव हो जाएगा। इसके बाद हमने क्या करना है, इस लीफ को निकाल लेना है और इसको रनिंग वाटर के अंदर में रखना है। रनिंग वाटर के अंदर में हम क्यों रखते हैं, ताकि जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो निकलते टाइम पे लीफ की सरफेस के ऊपर स्टिक हो गए होंगे, उसको भी हम क्या कर सके, निकाल सके। अब निकालने के बाद ये देखिए गाइस, ठीक है, ये क्या है, ये जो लीफ है, इसका कलर बिल्कुल फेड हो गया है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, क्लोरोफिल रिमूव्ड लीफ, मतलब इसमें से ऐसी लीफ जिसमें से हमने क्या किया है, क्लोरोफिल को निकाल दिया है। अब गाइस इसके बाद हमको क्या करना है, we'll need to take the iodine solution, that is I3 नेगेटिव सॉल्यूशन को हमको लेना है। आयोडीन सॉल्यूशन को लिया, इसको हमने लीफ के ऊपर क्या किया, ड्रॉपर से ड्रॉप किया इस सॉल्यूशन को। तो हमको दिख रहा है यहाँ पे कि जो मिडिल वाला पार्ट जिसको हमने किससे कवर करके रख रखा था, एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लैक पेपर से, वो चेंज नहीं हुआ, मतलब वो क्या है, अनचेंज है। लेकिन जो टॉप और मिडिल वाला पार्ट है वो क्या हो गया, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरीके से आपको क्या समझ में आया कि हाँ, जिस जिस पार्ट को क्या मिल रही थी, सनलाइट मिल रही थी, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो रहा था। लेकिन जिस जिस पार्ट में क्या है, मिडिल वाले पार्ट में जिसको हमने कवर कर रखा था, उसको सनलाइट नहीं मिल पाई, तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं आ पाया। तो जिस पार्ट को सनलाइट मिली वहाँ पे क्या हुआ, स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ। लेकिन जिस पार्ट को सनलाइट नहीं मिली, दैट इज मिडिल पार्ट, तो वहाँ पे स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं हो पाया। इस वजह से इसने टेस्ट नेगेटिव दिया। और बाकी टॉप और बॉटम पार्ट ने क्या किया, स्टार्च का जो प्रेजेंट वाला टेस्ट था, आयोडीन टेस्ट को पॉजिटिव दिया है। तो इस तरीके से हम क्या पता चला हमको, विल गेट टू नो दैट हाउ सनलाइट इज सो इम्पोर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाई इट इज कॉल्ड द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो गाइस, सेकंड एक्टिविटी है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ये चेक करना है कि हाउ क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मतलब क्लोरोफिल क्यों जरूरी है प्रोसेस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमको क्या करना है गाइस, इन तीनों एक्टिविटीज में थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो स्टेप है वो क्या है, सिमिलर है। आपकी जो फर्स्ट, सेकंड और जो लास्ट स्टेप है वो है अलग अलग। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप को हमको क्या लेना है यहाँ पे, जैसे हमने पिछली एक्टिविटी में लिया था पॉटेड प्लांट की एक लीफ को लिया था, हमको यहाँ पे क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट को नहीं लेना है, यहाँ पे हमको क्या लेना है, वेरीगेटेड लीफ लेना है। किसकी, वेरीगेटेड लीफ मतलब क्या होता है, जिसमें ऐसी लीव्स होती है गाइस, ऐसी लीव्स होती है जिसमें जो मिडिल वाला पार्ट होता है, ये आप मेरा हाथ देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा जो मिडिल वाला पार्ट होता है, सपोज ये मेरा पाम क्या है, ये एक लीफ है, ठीक है। तो मेरे जो मिडिल वाले पार्ट में तो क्या रहेगा, क्लोरोफिल रहेगा, मतलब जो सेंट्रल पार्ट है मेरा ये पाम का,
यहाँ पे क्या है, क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। लेकिन जो मेरा मार्जिनल वाला है, मार्जिनल मतलब ये आप देख सकते हो मेरा एजेस वाला जो पार्ट है पाम का, वहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसी लीफ जिसमें क्या हो, सेंट्रल पार्ट में तो क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, मतलब जो सेंट्रल वाला पार्ट हो वो क्या हो, ग्रीन हो, लेकिन जो एजेस वाला पार्ट हो, मार्जिन वाला पार्ट हो, वो क्या हो, वहां पे क्लोरोफिल एब्सेंट हो, वहां पे कैसा पार्ट हो, येलो पार्ट हो, उसको कहा जाता है वेरीगेटेड लीफ। समझ में आया गाइस? सो वेरीगेटेड लीव्स आर द लीव्स विच कंटेन्स chlorophyll in the central part, but on the marginal part the chlorophyll is absent. So in the central part the color is green, but in the marginal part the color of the leaf is the yellow. आपको समझ में आया वेरीगेटेड लीफ क्या होती है? तो आपको वेरीगेटेड लीफ लेना है, देन आपको लीफ को क्या करना है, वापस डी स्टार्चिंग के लिए डार्क रूम में रख देना है। डी स्टार्चिंग क्यों किया जाता है गाइस? ताकि हम जो प्रीवियसली प्रेजेंट स्टार्च है उस लीफ के अंदर उसको क्या कर सके, कंज्यूम कर सके, उसको यूज कर सके। फिर तीसरी स्टेप में आपको क्या करना है, उस लीफ को बाहर लेके आना है डार्क रूम से। उसको कहाँ रखना है? सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर में रखना है। सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर में रखेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, बताओ मुझे गाइस, क्या हो जाएगा? फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो 3-4 दिन के लिए हमको सनलाइट के प्रेजेंस के अंदर में रखना है उस लीफ को। उसके बाद वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च बनेगा। अब फोटोसिंथेसिस कौन कर सकता है गाइस वेरीगेटेड लीफ में? आपको समझ में आएगा। हमने बताया था क्लोरोफिल जिसमें प्रेजेंट होता है वही सिर्फ क्या कर सकते हैं, बताओ मुझे, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम भी कर सकते लेकिन हमारे पास क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है, क्लोरोफिल एब्सेंट है, या फिर चाहे प्लांट ही हो जिसमें क्लोरोफिल नहीं रहता जिस पार्ट में, वो पार्ट क्या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को क्या नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता। तो आपको समझ में आया गाइस इस तरीके से कि क्लोरोफिल, तो कौन सा पार्ट यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कर पाएगा जब उसको हम सनलाइट में रखेंगे वापस, जो सेंट्रल पार्ट जिसमें क्या है फोटोसिंथेसिस है, सॉरी जिसमें क्या है क्लोरोफिल है, वो क्या करेगा, लाइट को ट्रैप करेगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में, एंड इट विल बी एबल टू परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। लेकिन मार्जिनल वाला पार्ट है वहां पे क्या है, जो क्लोरोफिल है वो क्या है, एब्सेंट है। समझ में आ रहा है गाइस? क्यों? क्योंकि वेरीगेटेड लीव्स ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, सेंट्रल पार्ट में तो क्लोरोफिल होता है, सेंट्रल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, ग्रीन होता है, लेकिन जो मार्जिनल वाला पार्ट है वो येलो होता है, मतलब वहां पे एब्सेंट होता है। क्या एब्सेंट होता है? क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। तो ये देखिए आप, हमने उस लीफ को वापस लाके 3-4 दिन के लिए किसके अंडर में रख दिया, सनलाइट की प्रेजेंस के अंडर में रख दिया, ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस हो सके। फिर उसमें हमने वही किया, बॉयल, लीफ को बॉयल किया 4th स्टेप में, ताकि क्या किया जा सके, स्टार्च टेस्ट के लिए उसको परमिएबल बनाया जा सके। फिर हमने क्लोरोफिल को क्या करेंगे, उसमें से हटा देंगे। क्लोरोफिल क्यों हटाएंगे? ताकि स्टार्च टेस्ट को वो क्या नहीं कर सके, अफेक्ट नहीं कर सके, इंटरफियर नहीं कर सके। और इसको क्या करेंगे, हम लीफ को बॉईल करेंगे अल्कोहल के अंदर, किस चीज़ के अंदर में रख के, इसको वाटर बाथ अरेंजमेंट के अंदर में रखते हैं। वाटर बाथ अरेंजमेंट में क्यों रखा जाता है? क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए इसको किस में रखा जाता है, वाटर बाथ अरेंजमेंट में रखा जाता है। अब लीफ को हम क्या करेंगे, बॉईल करेंगे अल्कोहल में, तो उसमें क्या होगा, क्लोरोफिल जो है वो निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लीफ के अंदर से हट जाएगा। अब गाइस देखिए, उसके बाद हमको क्या करना है, लीफ जो है उसको क्या करना है, जो रनिंग वाटर है हमारा, टैप वाटर है, उसके अंदर उसको रखना है, ताकि जो भी छोटे छोटे मोलिक्यूल्स, जब हमने लीफ को बॉईल किया था अल्कोहल के अंदर, तो अगर वो चिपक गए हों सरफेस के ऊपर तो वो भी हट जाए। उसके बाद हमको छठी स्टेप में क्या करना है, विल नीड टू अप्लाई दी आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, मतलब लीफ के ऊपर हमको क्या करना है, नाउ विल नीड टू प्रोवाइड अप्लाई दी आयोडीन सॉल्यूशन ऑन द लीफ, so we will be able to observe that the parts of leaf which are covered by the black pepper, sorry guys, ये 6th स्टेप आप छोड़ दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा एक एक्चुअली गलत लिख गया है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आप तो आप देखिए, जब आप क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन को किसमें, छेटे में, तो आपको एबल होगा कि आपका जो वेरीगेटेड लीफ वाला पार्ट, मतलब जो सेंट्रल पार्ट रहेगा, ये आप डायग्राम में देखिए, जिस जिस पार्ट में क्या था, क्लोरोफिल था, क्लोरोफिल होने की वजह से वो पार्ट कैसा था, ग्रीन पार्ट था। तो वो पार्ट का आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, जब आप आयोडीन सॉल्यूशन को अप्लाई करेंगे तो आपको क्या दिखेगा गाइस, you will be able to see that part which was having the chlorophyll, or the part, central part which where the part which is green in the color is now
कन्वर्टेड इनटू दी ब्लू ब्लैक कलर। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, जो पार्ट जिसमें क्या था क्लोरोफिल था, ऐसा पार्ट सेंट्रल वाला पार्ट जिसमें क्या था क्लोरोफिल प्रेजेंट था, जिसका कलर कैसा था ग्रीन था, वो बाद में कन्वर्ट होके क्या हो गया ब्लू ब्लैक हो गया। ब्लू ब्लैक क्यों हो गया, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च कहाँ से आया, स्टार्च आया फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से आया। क्यों आया, क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट था तो उसने क्या किया लाइट को ट्रैप किया, लाइट को ट्रैप करके फूड को बनाया, फूड को बनाया तो ग्लूकोज बना, ग्लूकोज कन्वर्ट होके स्टार्च बन गया। तो इस तरीके से वहां पे क्या हो गया स्टार्च प्रेजेंट है। लेकिन यू विल बी एबल टू सी ऑल्सो दैट जो येलो वाला एरिया है जहाँ पे क्या था क्लोरोफिल एब्सेंट था वेरीगेटेड लीफ में, जो मार्जिनल वाला पार्ट था जहाँ पे क्या है लीफ में क्लोरोफिल एब्सेंट है, तो क्लोरोफिल ही अगर एब्सेंट है तो वो क्या लाइट एनर्जी को क्या नहीं कर पाएगा, ट्रैप नहीं कर पाएगा। ट्रैप नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, बताओ गाइस क्या होगा, ट्रैप नहीं कर पाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहां पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं पाएगी तो कोई भी तरह का ग्लूकोज नहीं बन सकता और ग्लूकोज आगे स्टार्च में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इस तरीके से हमको क्या समझ में आया इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कि जो जिस पार्ट में क्या होता है क्लोरोफिल होता है प्लांट के, जिस पार्ट में जहाँ पे क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट है उतने उतने पार्ट में क्या होती है फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है। लेकिन जो पार्ट जिसमें क्या है क्लोरोफिल एब्सेंट है उस पर्टिकुलर पार्ट में फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन नहीं हो सकती। सो थ्रू दिस एक्टिविटीज विल बी एबल टू सी, ठीक है, क्या हमको क्या पता चल रहा है दैट क्लोरोफिल इज ऑल्सो एन एसेंशियल एलिमेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस in the parts of the plant where the chlorophyll is absent, those parts cannot perform the process of photosynthesis. That's why chlorophyll का होना photosynthesis की process के लिए क्या है अति आवश्यक है, काफी ज्यादा important है। It is so necessary that chlorophyll should be present for the process of the photosynthesis. तो गाइस आपको समझ में आया कि किस तरीके से क्लोरोफिल जरूरी होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब गाइस तीसरा हमको चेक करना है यहाँ पे कि हाउ CO2 इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब CO2 जो है वो किस तरीके से जरूरी है किस चीज के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब अगर CO2 नहीं होगा तो किस तरीके से फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, किस तरीके से अफेक्ट होगी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस, उसको हम चेक करेंगे। तो गाइस हमको क्या लेना है यहाँ पे, फर्स्ट विल टेक ए लीफ ऑफ लिली प्लांट। लिली प्लांट की लीफ को इसलिए लिया क्योंकि वो क्या होती है एक तो नेरो होती है और लंबी होती है काफी। और उस लीफ को लेके उस प्लांट को लेके हमने क्या किया उसको डिस्टार्चिंग के लिए डार्क रूम में रख दिया। अब तक दो एक्टिविटीज में आप समझ गए होंगे डिस्टार्चिंग क्यों किया जाता है। सो डिस्टार्चिंग इसलिए किया जाता है, मैं आपको एक और बार बता रहा हूँ ताकि आपकी जो सारी चीजें हैं सारे कंसेप्ट हैं वो आपके यहीं पे क्रिस्टल क्लियर हो जाए, आपको कोई डाउट ना रहे। साथ ही साथ आपको मैं जितना भी पढ़ा रहा हूँ जितना भी प्रोवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे वो आप यहीं पे लर्न कर सको, आपको घर पे जाके वापस से चीज़ों को रिकॉल करने की जरूरत ना पड़े। रिवीजन करना इज गुड लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उस रिवीजन करते टाइम पे, इसलिए मैं मल्टीपल टाइम्स हर चीज़ को क्या कर रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ। देन व्हाट यू नीड टू डू, आपने डिस्टार्चिंग के लिए क्या कर दिया उस लीफ को रख दिया। उसके बाद आप क्या करेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH का सॉल्यूशन लेंगे या फिर NaOH का सॉल्यूशन लेंगे। उस सॉल्यूशन को एक आप क्या करेंगे या तो एक छोटा सा बीकर ले सकते हैं आप, उसमें लीजिए और उसमें क्या कर देंगे आप जो आपने लीफ ली है जिसको आपने कहाँ रखा है डार्क रूम में रखा है, किस चीज़ के लिए डिस्टार्चिंग होने के लिए। उसके बाद उसको क्या करेंगे आप जब डिस्टार्चिंग की प्रोसेस हो जाएगी उसके बाद लीफ को लेके आइए, उस लीफ को आपको क्या करना है बताओ गाइस क्या करना है आपको, उसको उसके आधे पार्ट को आपको क्या करना है डिप करना है किसमें, या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। उसके बाद उसको रख देना है। अब हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का ही सॉल्यूशन क्यों लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि ये क्या करेगा ये जो सॉल्यूशन है किस चीज़ का पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, ये उस लीफ में से CO2 के जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे CO2 जो भी अमाउंट में प्रेजेंट होगा उतने उतने हाफ पार्ट में से क्या कर लेगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वहां पे CO2 क्या हो जाएगा एब्जॉर्ब हो जाएगा, तो उस वजह से उस पार्ट में CO2 एब्सेंट हो जाएगा। इस चीज के लिए हमने क्या किया KOH और NOH का सॉल्यूशन दोनों में से आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन को यूज करना है।
अब जब हमने क्या कर दिया है गाइस, बताइए मुझे, जब हमने हाफ पार्ट ऑफ द लीफ को क्या कर दिया है, KOH के सॉल्यूशन में या सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिप कर दिया है, जिसमें से क्या हो गई है, CO2 एब्जॉर्ब हो गई है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्लांट को क्या करना है, आपको डार्क रूम से बाहर लेके आना है, उसको सनलाइट की प्रेजेंस के अंडर में रखना है। वही सेम स्टेप है जो हम दो एक्टिविटीज में करते आ रहे हैं, ताकि उसमें क्या हो सके, फोटोसिंथेसिस वापस से हो सके। तो हमको उस चीज के लिए कितने 3-4 दिन के लिए उसको फोटोसिंथेसिस उस प्लांट में परफॉर्म हो सके, उस चीज के लिए हमको क्या करेंगे, उसको सनलाइट की प्रेजेंस में वापस रखेंगे, ताकि उसमें फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो जाए। 3-4 दिन होने के बाद हमको क्या करना है, उस लीफ को जिसको हमने क्या किया था, एब्जॉर्ब किया था, सॉरी, जिसको हमने डिप किया था किसमें, KOH और NOH के सॉल्यूशन में, उसको आपको क्या करना है, उस लीफ को लेना है, उसको प्लग करना है, उसको क्या करना है आपको, उसके बाद उसको आपको बॉईल करना है वाटर में, ताकि क्या हो सके, वो परमिएबल हो जाए। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, 5th स्टेप में, व्हाट यू नीड टू डू नाउ दैट, आपको बॉईल करना है अल्कोहल में, ताकि क्या हो जाए, क्लोरोफिल जो भी प्रेजेंट है, जो क्या कर सकता है, हमारे स्टार्च टेस्ट को इंटरफियर कर सकता है, उस चीज के लिए हमको क्या करेगा कि उस लीफ में से हमको क्लोरोफिल को हटाना पड़ेगा। तो क्लोरोफिल को हम हटाएंगे किस तरीके से, लीफ को बॉईल करके अल्कोहल में से। अब आपको डायरेक्टली बॉईल नहीं करना है, आपको क्या करना है, वाटर बाथ अरेंजमेंट का यूज करना है। वाटर बाथ अरेंजमेंट को इसलिए यूज करेंगे क्योंकि अल्कोहल जो होता है वो क्या होता है, हाईली इन्फ्लेमेबल होता है, वो हमारे चेहरे के ऊपर आ सकता है अगर उसको हम डायरेक्ट हीट प्रोवाइड करेंगे। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर बाथ का अरेंजमेंट यूज करेंगे, और उसमें हमको लीफ को क्या करना है, अल्कोहल में बॉईल करना है, ताकि हम क्या कर सके, क्लोरोफिल को रिमूव कर सके। उसके बाद देखिए गाइस, इतना होने के बाद आपको क्या करना है, आपको लीफ को वापस क्या करना है, रनिंग वाटर में क्या रख देना है आपको थोड़े टाइम के लिए, ताकि उसमें क्या हो सके, जो भी क्लोरोफिल के छोटे छोटे स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो सरफेस के ऊपर स्टिक्ड हैं, वो भी क्या हो जाए, हट जाए वहां से, उसको हम रिमूव कर सके। उसके बाद आपको आयोडीन सोल्यूशन को क्या करना है, अप्लाई करना है लीफ के ऊपर। जैसे ही आप आयोडीन सोल्यूशन को लीफ के ऊपर अप्लाई करेंगे, जो आधा पार्ट जिसमें क्या था, KOH का सोल्यूशन में डिप किया गया था, वो ब्लू ब्लैक में टर्न नहीं होगा, मतलब यहाँ पे स्टार्च का जो टेस्ट है वो क्या होगा, निगेटिव आएगा। लेकिन जो आधा पार्ट जिसको आपने क्या किया था, डिप नहीं किया था किसके अंदर, KOH के सॉल्यूशन या NaOH के सॉल्यूशन में, तो वो क्या हो जाएगा, ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स दैट हाफ पार्ट विच इज नॉट डिप्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और दी सोडियम हाइड्रोक्साइड विल कन्वर्ट द आयोडीन टेस्ट इनटू दी ब्लू ब्लैक। ठीक है, वो क्या देगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा आयोडीन टेस्ट के लिए। अब ऐसा क्यों हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट कब आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट आपको तब मिलेगा जब क्या है, किसी भी अमाउंट में स्टार्च उस पर्टिकुलर प्लांट के पार्ट में प्रेजेंट है, और नेगेटिव टेस्ट आपको कब मिलेगा, जब स्टार्च एब्सेंट है। तो अब ऐसा क्या हुआ होगा कि आधे पार्ट में क्या है, आपको क्या मिल रहा है, स्टार्च मिल रहा है, लेकिन आधे पार्ट में आपको स्टार्च नहीं मिल रहा है। तो देखिए गाइस क्या होता है कि जिस पार्ट को हमने डिप किया था किसमें, KOH के सॉल्यूशन में हमने डिप किया था, वो ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट किस लिए नहीं हुआ, क्योंकि उससे क्या किया, KOH ने क्या किया गाइस, उसमें से जो CO2 जो भी प्रेजेंट थी वहां की, उसको एब्जॉर्ब कर लिया। अब CO2 एब्जॉर्ब हो गई, तो एक रॉ मटेरियल क्या हो गया वहां पे, इनकम्प्लीट हो गया, मतलब प्लांट को, उस लीफ को क्या हुआ, उतने पार्ट को एक रॉ मटेरियल नहीं मिल पाया। मतलब वाटर तो वहां पे प्रेजेंट रहेगा, लेकिन उसको CO2 जिसकी जरूरत थी, जो 2 इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है किस चीज में, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में से, वो एक वहां पे एब्सेंट है। एब्सेंट होगा तो हमने जैसे कि इवेंट्स इन दी फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था कि किसका ऑक्सीडेशन होता है और किसका रिडक्शन होता है, बताओ गाइस, किसका रिडक्शन होता है और किसका ऑक्सीडेशन होता है। सो जिस कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होना था गाइस, जिसको कन्वर्ट होना था किस चीज में, ग्लूकोज में, अगर वही एब्सेंट रहेगी तो फोटोसिंथेसिस किस तरीके से होगा, किस तरीके से जो है हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो होना चाहिए था किस चीज के अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और वाटर के अंदर, वो नहीं हो पाएगा। वाटर का तो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन रिडक्शन किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो सॉरी, वाटर का जो क्या है, रिडक्शन हो रहा है, लेकिन ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, बताओ गाइस, किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो वो नहीं हो पाएगा, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि CO2 एब्सेंट है उतने पार्ट में। अगर एक रॉ मटेरियल जो एसेंशियल है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए,
वही अगर एब्सेंट होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई द पार्ट विच इज डिप्ड इन द KOH सॉल्यूशन विल नॉट टर्न ब्लू ब्लैक, बट द रेस्ट पार्ट ऑफ द लीफ विच इज not dipped in the solution of potassium hydroxide or sodium hydroxide will become the blue black because the starch is present in that particular part. So through this activity we can understand the necessity of CO2 and the process of photosynthesis। मतलब हमको क्या पता चल रहा है कि CO2 एज ए रॉ मटेरियल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस चीज के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर CO2 एब्सेंट है तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो CO2 है वो क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो गाइस आप पिक्चर के थ्रू भी क्या करते हैं समझ सकते हैं। सो गाइस आज के लेसन में इस पार्ट 4 में हमने क्या पढ़ा, हमने समझा क्या प्रैक्टिकल बेस्ड सेशन है, थोड़ा लेबोरेटरी बेस्ड सेक्शन है, जिसमें हमने क्या किया 3 ऐसी एक्टिविटीज को अंडरस्टूड किया, उसको डिस्कशन किया, उसके ऊपर उसको समझने की कोशिश की। इन एक्टिविटीज के थ्रू हमने क्या समझने की कोशिश की, पहली एक्टिविटी में कि सनलाइट किस तरीके से इंपॉर्टेंट होता है किस चीज के लिए, फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। इन द सेकेंड एक्टिविटी विल डिस्कस अबाउट दी हाउ क्लोरोफिल इज इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड इन द थर्ड एक्टिविटी वी हैड डिस्कस अबाउट दी, बताओ क्या डिस्कस किया, that how the CO2 is essential for the process of photosynthesis। एंड अगर हमने ये भी डिस्कस किया कि क्या रिजल्ट होते हैं अगर ये तीनों पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स और रॉ मटेरियल है जो अगर प्लांट को नहीं मिल पाते हैं, या फिर प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जिसमें ये एब्सेंट होते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो अल्टर होती है या अफेक्ट होती है। सो गाइस इन द नेक्स्ट लेसन आई विल गोइंग टू स्टार्ट दी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो आप जुड़े रहिए, आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहे वीडियोस के, और आप आगे के लेसन्स भी इंजॉय कर सकें। उस चीज़ के लिए आप क्या कीजिए, हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब कर दीजिए, गो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड क्लिक ऑन दी बेल आइकन, सो यू विल बी एबल टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दी अपकमिंग लेसन्स और दी अपकमिंग वीडियोस आपको मिलते रहे, उसके फर्दर नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। उस चीज़ के लिए आप क्या कर रही है, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आपको आज के पर्टिकुलर सेशन में या फिर इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन है, कोई आपकी क्वेरीज है, तो यू कैन आस्क मी ऑन दी यूट्यूब कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई टू ऑल ऑफ यू गाइज ओवर देयर। और साथ साथ ही आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम के ग्रुप के ऊपर भी हमसे क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हो। वहाँ पे आपको मिलते रहेंगे क्या, लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे हमारे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के ऊपर। सो गाइस एक और बात, आप मेरा कोड यूज कर सकते हो किस चीज़ के लिए, अगर आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन चाहिए, आप मेरा कोड यूज करेंगे, दैट इज DGCBSC। अगर आप इस कोड को जो यहाँ पे ब्लैक में लिखा हुआ है, इसको अगर आप यूज करते हैं तो आपको मिल जाएगा 10% का सीधे सीधा डिस्काउंट। इस डिस्काउंट से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना लर्निंग एक्सपीरियंस है जो है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं। आप बहुत ही क्वालिटी ऑफ आपको टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगा, टॉप क्वालिटी ऑफ टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, साथ ही साथ आपको टॉप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन वहाँ पे दिया जाएगा। इसके साथ साथ ही वहाँ पे क्या होते हैं, प्लस प्लेटफॉर्म के फायदे हैं कि वहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशंस रहते हैं, साथ ही साथ वहाँ पे क्या होता है, क्विज होते हैं, लाइव टेस्ट और क्विजेस। उसके साथ साथ आपको स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स कराई जाती है। ये सब चीज़ें आपको बेनिफिशियल रहेगी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। हर छोटी से छोटी चीज़ें आपको वहाँ पे सिखाई जाएगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ वहाँ पे काफ़ी कम बच्चे होते हैं, तो इसकी वजह से आपके ऊपर क्या किया जा सकता है, एक इंडिविजुअल तरीके से आपको हर चीज़ में हेल्प मिलेगी अगर आप प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर क्या करते हो, सब्सक्राइब करते हो। सो गाइस you can use my code, that is DGCBSC, and you can avail the discount of 10% available through this referral code. So guys, this is all from my side for today. Thank you so much for watching the video. You can continue learning from myself, and in the next video I am going to cover the nutrition in animals. So guys, see you soon. Thank you so much. Bye bye, take care.